काफी देर बाद जब चाबुक फिर से गर्म हो जाती है तो विक्रांत का आदमी उसे विक्रांत को देता है। विक्रांत अपनी जगह से उठते हुए उसे पकड़ लेता है। वो उंगली से इशारा करके एक एक को सिलेक्ट करता है और कहता है, अब तुम लोग की बारी। इतनी वाहियात डांस मैंने आज तक नहीं देखी। फिर एक बार वहां दर्दनाक चीख गूंजती है। वो चीखें भी तब तक नहीं रुकती जब तक वो सब बेहोश नहीं हो जाते। एक विक्रांत अब फिर से चाबुक गर्म करने को कहता है और बाकी बचे लोगों से कहता है, अब तुम लोग अपने मालिक को इतना लात मारो कि उसकी चीखें बाहर तक जाए। जिसके लात मारने पर ये ज्यादा चीखेगा मैं उसे छोड़ दूंगा। वो सब जाते हैं, श्रीकांत को लात मारने लगते हैं। विक्रांत सूरी को इशारा करता है। सूरी जल्दी से फोन निकालकर वीडियो बनाने लगता है। श्रीकांत की दर्द से चीखें निकलने लगती हैं। वो लोग एक वक्त के लिए भी नहीं रुकते, वो सब उसे आधा जख्मी कर देते हैं। विक्रांत एकदम से कहता है, स्टॉप। उसके स्टॉप बोलते ही सब रुक जाते हैं। विक्रांत कुछ लोगों को अलग करता है और कहता है, मार तो ऐसे रहे थे जैसे तुम लोगों में दम ही न हो। मैं तुम्हें बताता हूँ मारते कैसे हैं। इतना बोल विक्रांत अब उन सबको गर्म चाबुक से मारने लगता है। उनकी चीखें उस फैक्ट्री में खौफ पैदा कर रही थी। वो सब जैसे ही बेहोश होते हैं विक्रांत की नजरें बाकी बचे लोगों पर जाती हैं। विक्रांत अपनी गर्दन टेढ़ा करके कहता है, तुम लोग तो वही हो ना जो जेल में मुझे मारने आए थे। तुम लोगों की वजह से मुझे जख्म लगा और तुम्हारे दिए जख्म की वजह से मेरी धर्मपत्नी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अगर उसे तकलीफ न हुई होती तो मैं छोड़ देता, लेकिन अब। कुछ देर बाद सारे लोग जमीन पर लेटे दर्द से तड़प रहे थे। विक्रांत सिगरेट की कस लेते हुए सभी को देख रहा था। विक्रांत अब उन सबके ऊपर चढ़ते हुए श्रीकांत के पास जाता है। वो श्रीकांत के पैर को पकड़कर खींचते हुए उसे लेकर जाता है। विक्रांत उसे खींचते हुए ही उस आश्रम के बाहर लेकर जाता है जहां श्रीकांत ने अनाथ लोगों को रखा था। उसने रखा तो जरूर था, लेकिन अपने फायदे के लिए। वो जिस तरह से उन लोगों को टॉर्चर करता था वो तो सिर्फ वही लोग जानते थे। विक्रांत की नज़र एक आदमी पर जाती है जो कोने में छुपकर खड़ा था। विक्रांत उसे अपनी ओर बुलाता है। वो बहुत डरा हुआ था। वो कभी विक्रांत को देखता तो कभी श्रीकांत को। विक्रांत थोड़ी सख्त आवाज में कहता है, आओ इधर। वो आदमी जल्दी से आता है। विक्रांत उस आदमी के कंधे पर हाथ रखता है। उसके हाथ रखते ही वो आदमी कांप जाता है। विक्रांत कहता है, घबराओ नहीं, मैं मार नहीं रहा। ये बताओ तुम इसे जानते हो क्या? इतना कहते ही विक्रांत आंखों से श्रीकांत की ओर इशारा करता है। वो आदमी हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ, इसने मेरे बच्चे को गर्म लोहे में फेंक दिया था। इतना बोलते ही वो रोने लगता है। विक्रांत कहता है, तो तुम क्या करना चाहते हो इसके साथ? उस आदमी की आंखों में एकदम से गुस्सा उभर जाता है। वो गुस्से से कहता है, मैं इसे जान से मारना चाहता हूँ। विक्रांत कहता है, ठीक है जाओ मारो। वो आदमी विक्रांत को असमंजस से देखता है। विक्रांत उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहता है, जाओ मारो इसे, अपना जितना गुस्सा भरा है सब निकालो। वो आदमी कुछ पल विक्रांत को देखता है फिर श्रीकांत की ओर बढ़ने लगता है। विक्रांत एकदम से कहता है, एक मिनट। वो आदमी रुककर पीछे मुड़ता है। विक्रांत सूरी को देखकर अपना हाथ बढ़ाता है। सूरी जल्दी से मेगाफोन विक्रांत को देता है। विक्रांत मेगाफोन को लेकर उस आदमी की ओर बढ़ाता है और कहता है, सभी को बुलाओ। यहाँ जो लोग रहते हैं सभी के साथ इस कुत्ते ने कुछ न कुछ किया होगा। सबके अंदर गुस्सा होगा। तुम अकेले गुस्सा क्यों शांत करोगे? वो आदमी यह सुनते ही जल्दी से आगे बढ़ता है और विक्रांत के हाथ से मेगाफोन लेकर सबको बुलाता है। उसकी आवाज़ सुनते ही सारे खिड़की दरवाजे खुलते हैं। सब नीचे देखते हैं। सबकी नज़रें श्रीकांत पर टिक जाती हैं। वही वो आदमी उन सबको उकसाता है। वो सारे लोग पहले से ही गुस्से से भरे हुए थे। एकदम से सब बाहर निकलते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर श्रीकांत के चेहरे पर डर नजर आने लगता है। वो जल्दी से उठता है। हालांकि उसे कई चोटें आई थीं जिसकी वजह से उसके लिए उठना मुश्किल था, पर जान की खातिर वो उठ जाता है। वो अपने दोनों पैर पर हाथ रखकर भागने लगता है। सारे लोग उसके पीछे जाते हैं। लोगों का पूरा झुंड श्रीकांत को सड़कों पर दौड़ा कर मारती हैं। इतने सारे लोगों को देखकर कुछ लोग वीडियो बनने लगते हैं। वो सारे लोग श्रीकांत को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। उस भीड़ की आवाज में श्रीकांत की चीखें तक दब जाती हैं। वो लोग श्रीकांत को तब तक मारते रहते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता है। काफी वक्त बाद जब सारे लोग हटते हैं तो श्रीकांत दिखाई देता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके नाक, मुंह, कान, आंख सारी जगह से खून निकल रहा था। वो सारे लोग अब वहां से चले जाते हैं। एक सुनसान सी सड़क पर बस श्रीकांत पड़ा हुआ था। तभी वहां विक्रांत की जीप रुकती है। विक्रांत उसके पास धीरे कदमों से जाता है। विक्रांत एड़ियों के बल बैठकर श्रीकांत के कॉलर को पकड़कर खींचता है। श्रीकांत की हल्की सांस बाकी थी। विक्रांत उसे घूरते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मरवाऊंगा। मेरी धमकी सिर्फ धमकी नहीं होती, मैं उसे करके दिखाता भी हूँ। चल मर। इतना बोलते ही वो झटके से श्रीकांत को छोड़ देता है। अगले ही पल श्रीकांत की सांसें अटक जाती हैं और वह मर जाता है।
विक्रांत उठता है और अपने हाथ को रुमाल से पोंछते हुए जीप की ओर बढ़ जाता है। रात के करीब 3 बजे विक्रांत कमरे में जाता है। वो एक नज़र अनमोल को देखता है। अनमोल सुकून से सोई हुई थी। विक्रांत धीरे कदमों से वॉशरूम जाता है। वो शॉवर लेता है और फिर जाकर अनमोल के पास लेट जाता है। अनमोल नींद में ही बड़बड़ाती है, पतिदेव आप कहाँ चले गए थे? इतना बोल वो घसकते हुए विक्रांत के सीने पर सिर रखती है और उसे अच्छे से पकड़ लेती है। विक्रांत अनमोल के बालों को साइड करके कहता है, वॉशरूम। अनमोल अब कुछ नहीं कहती, वो बहुत ही गहरी नींद में थी। विक्रांत उसे अच्छे से पकड़ता है और उसके माथे पर धीरे से चूम लेता है। विक्रांत अनमोल को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह अनमोल अपनी साड़ी के प्लेट्स बना रही थी, तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है। विक्रांत ने कल फोन तो मंगवाया ही था, साथ ही उसने उसके पुराने नंबर को भी चालू कर दिया था। अनमोल साड़ी को अच्छे से सेट करती है और जाकर फोन में देखती है। कई सारी नोटिफिकेशन उसके फोन में आई हुई थी। श्रीकांत के न्यूज से लेकर सीएम को अपनी कुर्सी छोड़ने तक बहुत सारे नेताओं ने अपने गुनाहों, अपने कारनामों को काबुल किया था। एक तरह से उन सभी लोगों का सफाया हो गया था। जितने भी लोग गलत चीजों को बढ़ावा देते थे, सब कुछ पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी थी। पुलिस हर जगह जाकर उन सारे लोगों को पकड़ रही थी। अनमोल वो सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से ये तूफान कहाँ से आ गया। तभी उसे विक्रांत की सीटी बजाने की आवाज आती है। अनमोल पीछे मुड़कर देखती है। विक्रांत टॉवल में था और वो अपने बाल पोंछते हुए अभी वॉशरूम से निकला था। अनमोल विक्रांत को गौर से देखती है। विक्रांत बाल पोंछते पोंछते अनमोल को देखता है। अनमोल अब भी उसे गौर से देख रही थी। विक्रांत अनमोल के पास आकर खड़ा हो जाता है। अनमोल पूछती है, ये सब आपने किया है ना? अनमोल उसे फोन दिखाती है। विक्रांत उसके हाथ को पकड़कर ध्यान से सब कुछ देखता है, फिर अनमोल को देखकर कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने किया है तो ये बिल्कुल गलत। वो एक पल रुकता है। अनमोल उसे एकटक देख रही थी। विक्रांत एकदम से कहता है, नहीं है, तुम्हें ये बिल्कुल सही लगता है। अनमोल की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से कहती हैं, ये सब कैसे किया आपने? विक्रांत अनमोल को अचानक गोद में उठाता है और कहता है, बस कर दिया, अब मैं आराम से इस दुनिया में अपने 2 दर्जन बच्चों को ला सकता हूँ। इतना बोलते ही विक्रांत अनमोल को बेड पर लिटाता है और उसके ऊपर आ जाता है। विक्रांत कहता है, मैंने तो ये भी सोच लिया है कि वो फ्यूचर में क्या बनेंगे। एक मेरे जैसा गुंडा बनेगा, एक तुम्हारे जैसी ऑफिसर बनेगी, एक चोर बनेगा, एक पुलिस बनेगी, एक किडनैपर बनेगा, एक डिटेक्टिव बनेगी, एक गैंगस्टर बनेगा, एक फौजी बनेगी। विक्रांत बोलता जा रहा था, पर तभी अनमोल उसे बीच में टोकती है। एक मिनट। विक्रांत रुक जाता है। अनमोल कहती है, ये मेरे सारे लड़के बच्चे गलत फील्ड में क्यों जाएंगे? विक्रांत कहता है, क्योंकि सारे लड़के बच्चे बदमाश होते हैं तो उन्हें वैसे फील्ड में ही भेजेंगे और मेरी प्यारी प्यारी बेटियां अच्छे फील्ड में जाएगी। अनमोल कहती हैं, आपके कहने का मतलब क्या है? आप सिर्फ अपनी बेटियों से प्यार करेंगे? विक्रांत कहता है, हाँ, मैं सिर्फ मेरी बेटियों से प्यार करूंगा और तुम सिर्फ हमारे बेटों से प्यार करो, ताकि जब हमारी बेटियों की शादी होगी तब विदाई के समय तुम न रो। अनमोल उसे देखती रह जाती हैं। विक्रांत अनमोल की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर कोई तुम्हारे आंखों में आंसू लाएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, चाहे वो हमारे बच्चे ही क्यों न हो। अनमोल उसे हैरानी से देखकर कहती है, आप बिल्कुल पागल हो। विक्रांत कहता है, धर्मपत्नी, मैंने प्रॉमिस किया था तुमसे। अब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। खैर फिलहाल एक और वादा पूरा करते हैं। इतना कहते ही विक्रांत अनमोल की साड़ी को खोलता है। अनमोल मुंह बनाकर कहती है, अभी मैंने अच्छी सी प्लेट्स बनाकर साड़ी पहनी थी। विक्रांत उसके पेटीकोट को खोलते हुए कहता है, मैं पहना दूंगा। वो एक एक करके सारे कपड़े उतारता है। विक्रांत की पहनी टॉवल भी जमीन पर गिर जाती है। विक्रांत अनमोल के पैर पर घुंघरू वाले पायल पहनाते हुए कहता है, बहुत दिनों से इस घुंघरू की आवाज को नहीं सुना मैंने। अनमोल बस विक्रांत को देख रही थी। विक्रांत अपने दोनों हाथ बेड पर रखता है और एकदम से इंटर हो जाता है। घुंघरू के साथ अनमोल की एक आवाज निकलती है, आ। विक्रांत अनमोल को अपनी ओर खींचता है। अब घुंघरू और अनमोल की सिसकियों की तेज आवाजें कमरे में गूंजने लगती हैं। करीब 10 बजे विक्रांत की कार जाकर अनमोल के ऑफिस के पास रुकती है। अनमोल सीट बेल्ट को खोलती है और बैग लेकर दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी विक्रांत उसके हाथ को खींच लेता है। अनमोल तुरंत उसे देखती है। विक्रांत अनमोल के बाल को कान के पीछे करके कहता है, मेरा मन नहीं भरा है। धर्मपत्नी, 2 घंटे में क्या मजा आता है, छुट्टी ले लेती ना? अनमोल उसे घूरते हुए कहती है, और छुट्टी का रीजन क्या देती? विक्रांत कहता है, जब छुट्टी लेते हैं तो झूठा रीजन कभी नहीं देना चाहिए। जिसकी वजह से छुट्टी ले रही हूँ वही रीजन देती। अनमोल हैरानी से उसे देखती है। वो कहती है, आपका दिमाग खराब है। विक्रांत कहता है, अगर दिमाग खराब होता तो मैं पागल खाने में होता। अनमोल उसे एक पल शांति से देखती है, फिर कहती है, आपको वही होना चाहिए
इतना बोलते ही वो कार का दरवाजा खोलती हैं। कार से निकलकर अनमोल दरवाजा बंद करती हैं और झुककर विक्रांत को देखते हुए बाय करती हैं। विक्रांत बस उसे देखता रहता है। अनमोल वहां से चली जाती है। विक्रांत भी वहां से चला जाता है। विक्रांत की कार जाकर एक गोदाम में रुकती है। वो कार से उतरकर अंदर जाते हुए सीटी बजाने लगता है। विक्रांत एक दरवाजा खोलता है। अंदर ही एक औरत बैठी हुई थी और अनिरुद्ध था। दोनों को जंजीरों से बांधा गया था। वहां कुछ आदमी भी खड़े थे। विक्रांत एक सिगरेट निकालता है और उसे जलाते हुए उनकी ओर बढ़ जाता है। विक्रांत का एक आदमी चेयर रखता है। विक्रांत वहां बैठ जाता है और अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखता है। वो सिगरेट की कस लेते हुए दोनों को देखने लगता है। विक्रांत का जब सिगरेट खत्म होता है तो वो सिगरेट को नीचे फेंककर पैरों से मसलते हुए कहता है, या तो मुंह खोलो या तो हमेशा के लिए मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। मेरे पास तुम जैसे फालतू लोगों के लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं इंतजार करता रहूं। अनिरुद्ध का मुंह बंद था इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकता था। वो औरत कहती है, बेटा ये तुम्हारा भाई है। विक्रांत की नज़र अनिरुद्ध पर चली जाती है। वो कहता है, लग तो वही रहा है, कहाँ से लाई हो ये फोटोकॉपी। वो औरत इमोशनल होकर कहती है, बेटा मैं तुम्हारे पापा की। विक्रांत बीच में सर्द आवाज में कहता है, इसके आगे मत बोलना वरना जबान काट दूंगा। झूठ सुनने नहीं बैठा हूं मैं यहाँ, सच सुनना है मुझे। सच नहीं बोल सकती तो हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा। अनिरुद्ध छटपटाने लगता है। विक्रांत अचानक ही उठता है और कहता है, तू क्यों इतना छटपटा रहा है बेसाले। विक्रांत उसके पेट पर लाते लात मारता है। विक्रांत अपने जूते से चाकू निकालता है और सीधा अनिरुद्ध के हथेली में घोंप देता है। वो औरत एकदम से चिल्लाकर कहती है, नहीं रुको मैं बताती हूँ। विक्रांत एड़ियों के बल बैठकर कहता है, बताओ। वो औरत दर्द भरी आंखों से अनिरुद्ध के हाथ को देख रही थी जिस पर विक्रांत ने चाकू घोंपा था। अनिरुद्ध दर्द से छटपटा रहा था। विक्रांत जब देखता है कि वो औरत अब भी कुछ नहीं कह रही है तो वो एकदम से चाकू उसके हथेली से निकालता है। अनिरुद्ध बुरी तरह से तड़पता है। वो औरत एकदम से कहती है, ये तुम्हारे दादू का बेटा है। विक्रांत जैसे ही यह सुनता है उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वहीं वहां मौजूद सारे लोग उन्हें देखते रह जाते हैं। विक्रांत के दादू का बेटा मतलब विक्रांत के चाचू, पर अनिरुद्ध विक्रांत की उम्र का था न कि शेर खान की उम्र का। अनिरुद्ध खुद अपनी मां को हैरानी से देखने लगता है जैसे उसे ये सच्चाई पता ही न हो। विक्रांत उस औरत को ताके जा रहा था। वो औरत आगे कहती है, मैं बस तुम्हारे पापा और तुम्हारी मां को मारना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे ये बताया कि तुम्हारे पापा ने प्यार के नाम पर मेरा फायदा उठाया और हमें छोड़ दिया। अनिरुद्ध अपनी मां को बस देखता रह जाता है। विक्रांत कुछ सोचकर अनिरुद्ध के मुंह को खोलता है। अनिरुद्ध एकदम से कहता है, आपने मुझसे झूठ कहा। वो औरत कहती है, अनिरुद्ध मैं बस तुम्हारे अंदर शेर के लिए नफरत पैदा करना चाहती थी। अनिरुद्ध कुछ सोचकर कहता है, तो इसका मतलब आप मेरा यूज कर रही थी। वो औरत तुरंत कहती है, नहीं। विक्रांत दोनों के बीच बोलता है, ड्रामा बंद करो, आगे बोलो तुम हो कौन और मेरे पापा के पीछे क्यों पड़ी हो। वो औरत एक नज़र विक्रांत को देखती है फिर सिर झुकाए धीरे से कहती है, मेरा नाम मल्लवी है। मैं तुम्हारे ही घर में रहती थी। मुझे तुम्हारे पापा से प्यार था लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। मुझे वो चाहिए था पर इतनी कोशिश के बाद भी वो मुझे नहीं मिला, इसलिए अब मैं सिर्फ उन दोनों को जान से मारना चाहती हूँ। इतना बोलते ही वो रुक जाती हैं। विक्रांत शेर खान को कॉल करता है। कुछ ही पल में शेर खान कॉल रिसीव करता है। विक्रांत कहता है, आपने कभी बताया नहीं कि आपके पीछे लड़कियां पागल थी। एक पागल मेरे सामने बैठी है, बोल रही हैं अगर आप उसके नहीं हुए तो वो किसी की होने नहीं देगी। शेर खान की आवाज आती है, मैं था ही इतना हैंडसम, तुम्हारी तरह थोड़ी हर लड़की रिजेक्ट करता रहे, बस तुम्हारी माँ थी जो मुझे रिजेक्ट करती थी। विक्रांत कहता है, आपको मालूम है आपके बाप का नाजायज औलाद भी है, अब आप अकेले बेटे नहीं रहे। शेर खान की हैरानी भरी आवाज आती है, क्या। विक्रांत धीरे से कहता है, हाँ, आपका एक छोटा सा भाई है जो मेरे उम्र का है। आपका बुढ़ा बाप तो बहुत ठरकी निकला। शेर खान कहता है, वो तो था ही, वैसे वो पागल है कौन। विक्रांत फोन को कान से थोड़ा हटाकर मल्लवी से पूछता है, नाम क्या बताया तुमने। मल्लवी जवाब देती है, मल्लवी। विक्रांत कहता है, कोई मल्लवी है। शेर खान के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। उसकी आंखों में एकदम से गुस्सा उभर पड़ता है। वो कहता है, वो अभी तक मरी नहीं। विक्रांत मल्लवी को देखते हुए कहता है, देख तो जिंदा रही है, क्या करूं, आप मारेंगे या मैं मार दूं, जिंदा तो छोड़ना नहीं है। शेर खान कहता है, मार दो, वैसे भी तुम्हारी माँ ने उसकी शक्ल देखने से मना किया है। विक्रांत कहता है, देखने लायक शक्ल है भी नहीं। शेर खान कहता है, यही वो औरत है जिसकी वजह से मेरी दिलरुबा की जान जाने वाली थी और इसकी वजह से ही हमारी पहली बच्ची मरी थी। मुझे लगा ये मर गई है। विक्रांत के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। वो कुछ पल रुक कर कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। विक्रांत कॉल कट करता है। अनिरुद्ध तो पूरा शांत हो चुका था।
विक्रांत मल्लवी को देखते हुए कहता है, जब मैंने अपने पापा के मुंह से सुना कि मेरी एक बहन भी थी जो जन्म लेने से पहले मर गई, तो मुझे दिल में थोड़ा दर्द हुआ। सोचो जब मेरे पापा और माँ ने उस वक्त उसे मरते हुए देखा तो उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। स्पेशली मेरी माँ दर्द से कितनी चीखी होगी। विक्रांत एक पल रुककर कहता है, ये बताओ तुमने मारा कैसे? मल्लवी कुछ नहीं कहती। विक्रांत एकदम से चिल्लाकर कहता है, बताओ तुमने मारा कैसे? मल्लवी हड़बड़ाकर कहती है, मैंने। वो बोलते बोलते अचानक ही विक्रांत के हाथ पर जोर से मारती है, जिससे उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। मल्लवी चाकू उठाती है और विक्रांत पर वार करती है। शेरा आगे बढ़कर मल्लवी के बाल को पकड़कर पीछे खींचता है। मल्लवी फुर्ती से शेरा के जांघ में चाकू घुसा देती है। किसी को समझ ही नहीं आता कि ये अचानक हुआ क्या। विक्रांत अचानक ही उठकर उसके चेहरे पर लात मारता है। मल्लवी जोर से जमीन पर पीठ के बल गिरती है। विक्रांत शेरा को उससे थोड़ा दूर करता है और अचानक ही उसकी जांघ से चाकू को निकालता है। शेरा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। विक्रांत अपनी शर्ट उतारकर उसके जांघ में बांधते हुए कहता है, इडियट, क्या जरूरत थी तुम्हें उसे पकड़ने की? शेरा के पैर से खून बहता जा रहा था। विक्रांत सूरी को देखते हुए कहता है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। सूरी जल्दी से आगे बढ़कर शेरा को पकड़ता है और उसे वहां से लेकर जाता है। विक्रांत की नज़र अब मल्लवी पर जाती है। मल्लवी विक्रांत को दांत पीसते हुए कहती है, इसी तरह मैंने तुम्हारी माँ के पेट में चाकू मारा था। सही कहा तुमने, वो चिल्लाई थी, बहुत चीखी थी और मैं हंस रही थी, दिखाऊं कैसे? इतना बोलते ही वो हंसने लगती हैं। विक्रांत उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। अनिरुद्ध भी मल्लवी को देख रहा था। वो ऐसे देख रहा था जैसे उसने अपने माँ के इस रूप को पहली बार देखा हो। विक्रांत कहता है, तुम तो सच में पागल हो, करंट लेकर आओ, इसके पागलपन का भूत उतारते हैं। उसका एक आदमी जल्दी से सब कुछ सेटअप करके ले आता है। दो आदमी मल्लवी का हाथ पकड़ते हैं, एक उसके पैर पर लोहे की चूड़ियां पहनाता है। उसके हाथ को अच्छे से बांध दिया जाता है। विक्रांत के हाथ में स्विच थी, वो बटन दबाता है। उसके दबाते ही मल्लवी को करंट लगता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है। विक्रांत बटन छोड़ देता है, फिर अचानक ही दबाता है। वो जोर से चीखती है। तभी अनिरुद्ध कहता है, रुको। विक्रांत गर्दन टेढ़ा करके देखता है पर उसके हाथ अब भी बटन पर ही थे। अनिरुद्ध मल्लवी को देखता है, फिर विक्रांत को देखकर कहता है, मैंने कहा रुको। विक्रांत उसे घूरते हुए कहता है, मैं तेरा नौकर हूं जो तेरी बात मानूंगा। अनिरुद्ध एकदम से कहता है, तुम मुझे मारो, मेरी माँ को छोड़ दो। उन्होंने जो भी किया उन सब की सजा मुझे दो। विक्रांत के हाथ एकदम से रुक जाते हैं। मल्लवी का चिल्लाना भी बंद हो जाती है। वो अनिरुद्ध को देखती है। अनिरुद्ध मल्लवी को देखते हुए कहता है, माँ आप प्लीज चले जाइए और ये सब छोड़ दीजिए। पापा आपसे प्यार करते हैं, आप उनके साथ अच्छे से रहते क्यों नहीं? मल्लवी एकदम से कहती है, अनिरुद्ध तुम्हें नहीं पता, इसके माँ और पापा ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। मैंने शेर से इतना प्यार किया और उसने उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनिरुद्ध कहता है, प्यार किया होता तो आप उसके बच्चे को नहीं मारती। खैर मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। अब मुझे समझ आया कि आप इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में क्यों आए। आप बस मेरा यूज कर रही थी। आपको पता है मैंने आपके लिए रिद्धिमा को छोड़ दिया। वो रिद्धिमा जो मेरे साथ बचपन से साथ थी, हम शादी करने वाले थे, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से मैं उसे छोड़कर चला आया। अनिरुद्ध बचपन से अनाथ आश्रम में पला बड़ा था। रिद्धिमा की मुलाकात उससे वहीं पर हुई थी। दोनों एक ही अनाथ आश्रम में थे। रिद्धिमा के 10 साल होते ही उसे एक फैमिली ने गोद लिया, पर रिद्धिमा 5 साल बाद ही वापस से अनिरुद्ध के पास आ गई। उसने उस फैमिली को छोड़ दिया। अनिरुद्ध और रिद्धिमा फिर से साथ रहने लगे थे। जब अनिरुद्ध करीब 25 साल का हुआ, उसने जब सब कुछ अपने दम पर हासिल किया तो मल्लवी उसकी जिंदगी में आई। उसने अनिरुद्ध को बताया कि वो उसका बेटा है। वो उसे अनाथ आश्रम में इसलिए छोड़कर गई क्योंकि शेर खान उसे मारना चाहता था। अनिरुद्ध को भी यह बात पता चली कि सच में मल्लवी उसकी ही माँ है। शेर खान को मल्लवी ने अनिरुद्ध का बाप बनाया था। मल्लवी ने उसके अंदर शेर खान के खिलाफ जहर घोल दिया था। रिद्धिमा ने जब ये सब कुछ सुना तो उसने अनिरुद्ध को रोकने की कोशिश की। रिद्धिमा को सिर्फ अनिरुद्ध के साथ अपनी जिंदगी शांति से बितानी थी, लेकिन मल्लवी की वजह से उसने रिद्धिमा से झगड़ा कर लिया। वह मल्लवी के साथ आ गया। आज पूरे 7 साल बीत चुके थे। न उसने रिद्धिमा की शक्ल देखी थी और न ही उसे रिद्धिमा की कोई खबर थी। अनिरुद्ध कहता है, खैर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इतना कहते ही वो विक्रांत को देखकर कहता है, तुम प्लीज मुझे मार दो, मेरी माँ की सारी गलती की सजा मैं भुगतने को तैयार हूँ। मल्लवी इमोशनल आवाज में कहती है, अनिरुद्ध बस विक्रांत को देख रहा था। विक्रांत अपने एक आदमी को कुछ इशारा करता है। वो आदमी वहां से चला जाता है और कुछ पल में वो एक बोतल लेकर आता है। उस बोतल में पानी था। विक्रांत उसे खोलकर अनिरुद्ध की ओर बढ़ाते हुए कहता है, मैं बिना गलती के किसी को सजा नहीं देता, लेकिन जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो तुम अपनी माँ का सजा खुद लेने को तैयार हो, तो ये लो।
इस पानी में जहर मिला है, इसे पीकर मर जाओ। मल्लवी एकदम से कहती है, नहीं अनिरुद्ध नहीं। अनिरुद्ध तुरंत उस बोतल को लेता है और एकदम से मुंह से लगा लेता है। वह बिना रुके पानी पीता जाता है, पीता जाता है। मल्लवी छटपटाते हुए चिल्लाती है, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध सारी बोतल पी जाता है। वह विक्रांत को देखता है और कहता है, प्लीज मेरी माँ को छोड़ देना। अनिरुद्ध को अचानक ही कुछ होता है। उसे चारों तरफ धुंधला धुंधला सा नजर आता है। वो धम्म से जमीन पर गिर जाता है। मल्लवी जोर से चिल्लाती है, अनिरुद्ध। वहां एकदम से सन्नाटा छा जाता है। मल्लवी बस जमीन पर गिरे अनिरुद्ध को एकटक देखती जा रही थी। अनिरुद्ध मल्लवी के साथ 7 सालों से था, इसलिए मल्लवी को उससे अटैचमेंट हो गई थी। वैसे भी वो उसका ही तो बच्चा था। मल्लवी के आंखों से एकदम से आंसू बह जाते हैं। वो अचानक ही जोर जोर से चिल्लाती है, अनिरुद्ध अनिरुद्ध। विक्रांत उसे देखते हुए कहता है, अब पता चला जब अपना बच्चा मरता है तो कैसा लगता है। पता नहीं तुम इससे प्यार करती भी थी या नहीं, पर मेरी माँ अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी। वो उसे अपनी दुनिया में लेकर आना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे मार दिया। सोचो उसे इतना दर्द हुआ होगा। विक्रांत एक नज़र अनिरुद्ध को देखता है और अपने आदमी से कहता है, इसे यहाँ से लेकर जाओ। कुछ आदमी अनिरुद्ध को उठाकर ले जाते हैं। वहीं मल्लवी अनिरुद्ध को देखते हुए चिल्लाती रह जाती है। विक्रांत उठता है और अपने आदमियों से कहता है, इसे इसकी असली जगह पर ले जाओ। कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, बस ऐसे ही तड़पने दो जब तक मर न जाए। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। शाम के करीब 6:30 बजे विक्रांत अनमोल के ऑफिस के बाहर था। वह जीप में बैठा अनमोल के निकलने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही पल में अनमोल निकलती है। विक्रांत उसे घूरता है क्योंकि अनमोल अकेली नहीं थी। वह इस वक्त होम मिनिस्टर के साथ थी। उसके साथ हंसते हुए बात करते हुए आ रही थी। अनमोल की नज़र अचानक ही विक्रांत पर जाती है। विक्रांत को देखते ही अनमोल की हंसी थोड़ी कम हो जाती है। होम मिनिस्टर भी विक्रांत को देखता है। विक्रांत को देखते ही उसकी हंसी गायब हो जाती है। वो अनमोल को बाय बोलकर दूसरी साइड चला जाता है। विक्रांत उसे घूरता रहता है। अनमोल भी विक्रांत के पास आ जाती है। विक्रांत अब भी उस ओर देख रहा था जिधर होम मिनिस्टर गया हुआ था। अनमोल उसके नज़रों का पीछा करती है, फिर विक्रांत को देखकर कहती है, हम बस। वो बोल ही रही थी तभी होम मिनिस्टर की गाड़ी वहां से जाती है। विक्रांत उसे घूरता रहता है। वो तब तक उस गाड़ी को घूरता रहता है जब तक उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो जाती। विक्रांत की नज़र अब अनमोल पर जाती है। अनमोल कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती उससे पहले विक्रांत कहता है, लाइन मार रहा है तुम पर। अनमोल हैरानी से उसे देखती है और कहती है, नहीं, हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। आपको पता है सबूत ढूंढने में इन्होंने भी मेरी मदद की थी। विक्रांत एकदम से कहता है, तो। अनमोल खामोश हो जाती है। अनमोल धीरे से कहती है, तो कुछ नहीं, बस उसने मदद की तो मैं उसे इग्नोर तो नहीं कर सकती न। इंसान बुरा नहीं है। विक्रांत उसे बुरी तरह से घूरने लगता है। अनमोल धीरे से नजरें उठाकर विक्रांत को देखती है। वो जिस तरीके से घूर रहा था उसे देखकर अनमोल कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। विक्रांत उससे नजरें हटाकर बिना कुछ कहे जीप स्टार्ट करता है। विक्रांत की जीप जाकर सीधे शेरगिल विला में रुकती है। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। अनमोल बस विक्रांत को देख रही थी। विक्रांत जीप से उतरता है और सीधे जाने लगता है। अनमोल जल्दी से जीप से उतरती है और विक्रांत के पीछे भागती है। वो जल्दी से विक्रांत के हाथ को पकड़कर उसके आगे खड़ी हो जाती है। अनमोल मुंह बनाकर कहती है, क्या हुआ। विक्रांत इधर उधर देखने लगता है। अनमोल विक्रांत से सट जाती है और अपने पैरों को पटकते हुए कहती है, वो बात कीजिए मुझसे। अनमोल सिर उठाकर विक्रांत को देखती है। विक्रांत अब भी उसे देख नहीं रहा था। अनमोल उसके चेहरे को पकड़कर झुकाती है और उसे देखकर मासूम सा चेहरा बनाती है। अनमोल कहती है, ठीक है ना, अब से बात नहीं करूंगी उससे। विक्रांत कुछ पल अनमोल को देखता रहता है, फिर एकदम से अनमोल के हाथ को दूर करके जाने लगता है। अनमोल जल्दी से उसे पीछे से पकड़ लेती है। विक्रांत के कदम नहीं रुकते, उसके कदम बढ़ते जा रहे थे। अनमोल की सैंडल जमीन पर घिस रही थी। अनमोल कहती है, मान जाए न, वरना मैं रो दूंगी। विक्रांत चलते चलते हॉल में पहुंचता है। दोनों को ऐसे देखकर जयश्री पूछती है, क्या हुआ। विक्रांत कहता है, माँ, मैंने एक अच्छा सा मूवी प्लान किया था, पर मैं जिसके साथ जाने वाला था वो किसी और के साथ हंसने में बिजी थी, तो मेरा मूड चेंज हो गया। अब मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, क्या आप जाओगे। अनमोल जल्दी से कहती है, मैं जाऊंगी। जयश्री कभी विक्रांत को देखती है, कभी अनमोल को। वो कहती है, अनमोल कह रही है वो जाएगी। विक्रांत कहता है, मैंने कहा ना, मेरा मूड चेंज हो गया। मुझे उसके साथ नहीं जाना, मुझे आपके साथ जाना है। क्या आप अपने बेटे के साथ नहीं जाना चाहती। अनमोल विक्रांत के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरे साथ क्यों नहीं जाना। विक्रांत अब भी अनमोल को नहीं देख रहा था, वो बस जयश्री को देख रहा था। जयश्री दोनों को कुछ पल देखती है, फिर नमे सिर हिलाकर कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। विक्रांत कहता है,
ठीक है, मैं दादी के साथ चला जाता हूँ। अनमोल कुछ न कुछ बोलती जा रही थी, लेकिन विक्रांत उसकी सारी बातें इग्नोर कर रहा था। अनमोल जब बोल बोलकर थक जाती है तो वो बिना कुछ बोले उदासी से ऊपर चली जाती हैं। विक्रांत और जयश्री उसे देखने लगते हैं। जयश्री विक्रांत को देखकर कहती हैं, बेचारी को उदास कर दिया आपने। विक्रांत कुछ नहीं कहता। जयश्री तुरंत कहती हैं, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, जाकर मनाए उसे। विक्रांत कमरे से नजरें हटाकर जयश्री को देखते हुए कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। इतना बोलते ही वो वहां से जाने लगता है। जयश्री थोड़ा चिल्लाकर कहती हैं, विक्रांत। विक्रांत बिना कोई जवाब दिए चला जाता है। जयश्री खुद से बड़बड़ाती है, ये दोनों भी ना। बोलते बोलते वो ऊपर देखती हैं। ऊपर अनमोल खड़ी थी, वो दरवाजे की ओर ही देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ शेरा बेड पर लेटा हुआ था। वहीं चारू बेड पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में टिश्यू पेपर का बॉक्स था। वो बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शेरा कहता है, अब चुप भी हो जाओ। चारू सिसकते हुए कहती है, मैं कब से चुप होने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं चुप हो ही नहीं रही। शेरा के होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। वो चारू के हाथ को पकड़कर कहता है, इधर आओ, मैं चुप करवाता हूँ। चारू जाकर उसके पास बैठ जाती है। शेरा भी थोड़ा मुश्किल से उठकर बैठता है। उसके जांघ पर पट्टी बंधी हुई थी। चारू उसके चोट को देखकर ही रो रही थी। शेरा उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, अपनी आंखें बंद करो। चारू सिसकते हुए ही अपनी आंखें बंद करती है। शेरा कुछ पल उसके चेहरे को देखता है, फिर एकदम से उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। शेरा के होठों को महसूस करते ही चारू उसके शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। शेरा चारू के होठों को सॉफ्टली किस करने लगता है। चारू बिल्कुल शांत हो जाती है। शेरा के हाथ चारू के टॉप के अंदर चले जाते हैं। वो उसके कमर को सहलाने लगता है। काफी देर बाद शेरा चारू के होठों को छोड़ता है। चारू सांसें लेने लगती है। शेरा उसके आंसुओं को पोंछता है जो गालों पर अपना छाप छोड़े हुए थे। चारू की सांसें नॉर्मल हो जाती हैं, साथ ही उसका रोना भी रुक चुका था। शेरा उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। चारू जल्दी से कहती है, जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक घर पर ही रहोगे। शेरा कहता है, पूछना पड़ेगा। चारू कहती है, बहाना मत बनाओ। जीजू इतने निर्दयी नहीं है कि वो इस हालत में तुम्हें काम पर लगा दे। शेरा उंगलियों को पकड़कर कहता है, हम बात तो सही है। शेरा चारू की उंगलियों से अपनी उंगलियां फंसाता है। चारू कहती है, एक बात पूछूं। शेरा उसके हाथ पर किस करके उसे देखता है, फिर अपनी पलकें झपका देता है। चारू कहती है, वो मेरी मम्मा कह रही थी कि मेरी शादी हो गई है तो मैं साड़ी पहनूं। ऐसे कपड़े पहनूंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या ये सच है? शेरा चारू को देखता है। चारू ने इस वक्त जीन्स टॉप पहनी थी। शेरा तुरंत कहता है, नहीं, साड़ी मत पहनो। साड़ी में कमर दिखती है, पीठ दिखती है, तुम साड़ी पहनोई तो फिर मेरे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। चारू शर्म से नजरें झुका लेती हैं। हॉस्पिटल। विक्रांत इस वक्त एक कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। वो कुछ पल उस दरवाजे को देखता है, फिर दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंदर बेड पर अनिरुद्ध बैठा हुआ था। वो काफी गुस्से में था। विक्रांत को देखते ही अनिरुद्ध चिल्लाता है, क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? मैंने कहा था न, मुझे मार दो और उन्हें छोड़ दो। विक्रांत बेड पर एक पैर रखता है और उसके ऊपर झुककर कहता है, मैंने पहले ही कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ जो तेरी बात मानूंगा। मैंने कहा था मैं बेकसूरों को नहीं मारता। अनिरुद्ध एकदम से कहता है, तुमने उन्हें मार दिया? विक्रांत अनिरुद्ध के आंखों में देखने लगता है। अनिरुद्ध जानने के लिए बहुत क्यूरियस था। विक्रांत कुछ देर तक उसकी आंखों में देखने के बाद कहता है, फिक्र उसकी करो जिसे तुम्हारी फिक्र हो, कद्र उसकी करो जिसे तुम्हारी कद्र हो, जान उसके लिए गवाओ जो उसके लायक हो। तुमने गौर किया, उस औरत ने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं उसे मत मारो, मेरी गलती है, मुझे मारो। अनिरुद्ध एकदम से खामोश हो जाता है। विक्रांत कुछ पल उसे देखता है, फिर अपने पैर नीचे करके वहां से निकल जाता है। अनिरुद्ध उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। अनिरुद्ध धीरे से अपनी आंखें बंद करता है। उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा आता है, साथ ही उसे उसकी आवाज सुनाई देती है, अनिरुद्ध प्लीज मत जाओ। तुमने वादा किया था हम शादी करेंगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। वो झट से आंखें खोलता है। उसके मुंह से एकाएक निकलता है, रिद्धिमा। शेरगिल विला। विक्रांत कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरे में पूरा अंधेरा था। विक्रांत स्विच ऑन के लिए एक साइड जाता है। अचानक ही अनमोल उसके हाथ को पकड़ लेती है। विक्रांत के हाथ रुक जाते हैं। अनमोल विक्रांत के पीछे खड़ी होकर उसके आंखों को हाथ से छुपाती है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, मेरे साथ चलिए। विक्रांत धीरे धीरे चलने लगता है। एक जगह पर आकर अनमोल उसे रोकती है। विक्रांत रुक जाता है। अनमोल विक्रांत की आंखों में पट्टी बांधती है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, जब तक मैं न कहूं पट्टी मत खोलिएगा। इतना कहते ही अनमोल वहां से चली जाती है। विक्रांत वहीं पर शांति से खड़ा था। काफी देर बाद अनमोल कहती है, पट्टी खोलिए। विक्रांत पट्टी खोलकर अनमोल को देखता है।
अनमोल ने इस वक्त रेड कलर की साड़ी पहनी थी। उसके ब्लाउज का डिजाइन उसे हॉट लुक दे रहा था। उसके बाल खुले हुए थे और उसके होठों पर रेड लिपस्टिक थी। अनमोल इस वक्त बहुत हॉट लग रही थी। विक्रांत की तो उस पर नजरें टिक जाती हैं। विक्रांत का ध्यान तो रूम की डेकोरेशन पर था ही नहीं। हमेशा विक्रांत सजावट करवाता था, आज पहली बार अनमोल ने कमरे को सजाया था। चारों तरफ रेड कैंडल और लाल गुलाब के फूल, पंखुड़ियां थी। विक्रांत जिस जगह पर खड़ा था वहां बहुत सारे कैंडल से बड़ा सा दिल बना हुआ था। उसके अंदर गुलाब की पंखुड़ियां थी। विक्रांत उस दिल के अंदर था। अनमोल धीरे से चलते हुए विक्रांत के पास जाती हैं। वो विक्रांत की आंखों में देखते हुए कहती हैं, आपको याद है जब पहली बार आप वैलेंटाइन वीक मना रहे थे? जिस दिन प्रपोज डे था तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि आप मुझे प्रपोज करेंगे, मुझे आई लव यू कहेंगे। अनमोल को उस दिन की याद आ जाती है जब विक्रांत ने उसे ऊटपटांग बात कही थी। अनमोल एकदम से मुस्कुराती हैं। वो एक पल रुक कर कहती हैं, उस वक्त आपने मुझे आई लव यू नहीं कहा था, फिर वैलेंटाइन डे के दिन आपने मुझे आई लव यू कहा, पर वो एक सवाल था। आपको पता है मैंने हर वक्त आपके आई लव यू बोलने का इंतजार किया है। मुझे ये नहीं पता था कि मैं जवाब में क्या कहूंगी, बस मुझे ये पता था कि मुझे आपके मुंह से आई लव यू सुनना है। अनमोल विक्रांत के एक हाथ को पकड़ती है। विक्रांत उसे एकटक देख रहा था। अनमोल उसके आंखों में देखते हुए कहती है, जिसे सुनने के लिए मैं सालों से तड़प रही थी, आखिरकार आपने वो कहा। लेकिन इतना बोलते ही वो रुक जाती हैं। अनमोल थोड़ी उदास हो जाती हैं। वो खुद को नॉर्मल करती हैं और एक गहरी सांस लेती हैं। अनमोल विक्रांत के आंखों में देखते हुए घुटनों के बल बैठती हैं और कहती हैं, हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। हम दोनों के जिस्म के रिश्ते को 3 साल हो चुके हैं। हम दोनों के बीच सब कुछ था, बस एक इजहार नहीं था। अनमोल एक पल रुककर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तो मिस्टर विक्रांत शेरगिल, आपकी धर्मपत्नी को आपसे मोहब्बत हो गई है। इस कदर मोहब्बत हो गई है जिसकी कोई हद ही न हो। ये सुनते ही विक्रांत भी घुटनों के बल बैठ जाता है। अनमोल का चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है। अनमोल की आंखों में आंसू झलक उठते हैं। अनमोल खुशी से इमोशनल हो जाती हैं। वो कहती हैं, आई लव यू। विक्रांत उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देता है, आई लव यू टू। इतना कहते ही वो अनमोल के माथे को शिद्दत से चूम लेता है। अगले ही पल वो अनमोल को गले लगा लेता है। अनमोल उसे कसकर पकड़ लेती है। विक्रांत अनमोल के कान में फुसफुसाता है, आई लव यू। अनमोल इमोशनल होकर कहती है, आई लव यू टू। विक्रांत फिर से उसके कान में फुसफुसाता है, आई लव यू। अनमोल एकदम कसकर हंसकर इमोशनल आवाज में कहती है, आई लव यू टू। विक्रांत फिर से कहता है, आई लव यू। अनमोल फिर से मुस्कुराते हुए उसे जवाब देती है। लेकिन विक्रांत यही नहीं रुकता। वो बार बार लगातार अनमोल से आई लव यू कहता जाता है। अनमोल भी हर बार मुस्कान के साथ उसे जवाब देती जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे विक्रांत सालों से जमा हुए प्यार और इंतजार का हर एक हिसाब आज चुकता कर रहा हो। यह कोई आम इजहार नहीं था, यह एहसासों की वो बारिश थी जिसमें अनमोल भीगती जा रही थी, बिना थके, बिना उबे। हर एक आई लव यू के साथ अनमोल के दिल को एक अजीब सी राहत, एक गहरा सुकून मिल रहा था। आमतौर पर लोग इजहार मोहब्बत में 1 या 2 बार आई लव यू कहकर चुप हो जाते हैं, मगर विक्रांत और अनमोल के बीच ये इजहार कुछ अलग ही था। न विक्रांत की जुबान थम रही थी, न अनमोल के लफ्ज ठहर रहे थे। विक्रांत बोलता जा रहा था, अनमोल मुस्कुराते हुए हर बार उसे वही जवाब देती जा रही थी। विक्रांत और अनमोल अब तक गले लगे हुए थे। अब दोनों के बीच एक खामोशी थी, एक सुकून भरी खामोशी। कुछ पल बाद दोनों अलग होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अनमोल अचानक कहती है, 1 मिनट, मुझे आपको कुछ दिखाना है। इतना बोलकर वो जल्दी से उठकर वहां से चली जाती हैं। वो कबर से एक डायरी निकालती हैं और विक्रांत के पास आ जाती हैं। अनमोल जमीन पर बैठ जाती हैं। विक्रांत भी अच्छे से बैठ जाता है। अनमोल ने उस डायरी को अच्छे से सजाया हुआ था। अनमोल उसे डायरी के ऊपर लिखे शब्दों को दिखाती है जिसमें लिखा था, अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अ स्पेशल पर्सन। अनमोल डायरी को खोलती हैं। डायरी के पहले पन्ने में वो लॉकेट था जो विक्रांत ने प्रपोज के वक्त दिया था। अनमोल उस लॉकेट को निकालकर कहती हैं, आपको पता है जब आपने मुझे टूटे गुलाब दिए थे और मैंने शायद गुस्से में फेंक दिया था, अगले दिन मैं उसे हर जगह खोज रही थी, मुझे रोना आ गया था। फिर उस दिन मुझे पता चला वो तो आपने लिया था और उसका लॉकेट तैयार किया था। अनमोल विक्रांत को देती हैं। विक्रांत उसे लेता है। अनमोल अपने बालों को साइड करती है। विक्रांत अनमोल को वो लॉकेट पहना देता है। अनमोल दूसरा पन्ना खोलती है, उसमें एक पायल थी। अनमोल मुस्कुराते हुए कहती है, आपको याद है आपने मुझे बस एक पैर का पायल दिया था, आपका गिफ्ट मेरे लिए हमेशा बहुत खास रहा है। विक्रांत अनमोल को खींचकर अपने ऊपर बैठाता है और उसे अच्छे से पकड़कर अपने चिन को उसके कंधे पर टिका लेता है। विक्रांत डायरी को देखते हुए कहता है, अच्छा, तो तुमने ये सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। अनमोल मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। अनमोल फिर एक बार पलटती है, उसमें करेला था जो सूख चुका था। विक्रांत कहता है,
ये मैंने तब दिया था जब मुझे किसी ने कहा था कि अगर हम फेवरेट खाने की चीज़ दे तो वो खुश हो जाएगी। मैंने माँ से पूछा था तो उसने यही बताया। अनमोल एकदम से हंसने लगती है। अनमोल फिर एक पन्ना पलटती है, उसमें लोग था। विक्रांत कहता है, ये मैंने तब दिया था जब तुम्हारा बर्थडे था और मैंने दादी से पूछा था कि मैं क्या गिफ्ट दूँ। उन्होंने कुछ लॉन्ग नोज रिंग कहा था। अनमोल हंसते हुए कहती हैं, और आप लोग लेकर आ गए। इतना बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। अनमोल अब एक एक करके विक्रांत के सारे गिफ्ट दिखाती है। इस दौरान उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। आखिरकार डायरी खत्म होती है और अनमोल की हंसी भी रुक जाती है। अनमोल अब थोड़ा गर्दन घुमाकर विक्रांत को देखती है। अनमोल मुंह बनाकर कहती है, आप अकेले मूवी देखने चले गए। विक्रांत न में सिर हिलाकर कहता है, जैसे तुम्हारे साथ हंसने वाला कोई है वैसे ही मेरे साथ मूवी देखने वाला भी कोई है। अनमोल शक भरी निगाहों से उसे देखती है और तुरंत पूछती है, कौन है? विक्रांत कुछ पल अनमोल को देखता है फिर कहता है, तुम। अनमोल का दिल मानो सुकून से भर जाता है। अनमोल के होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। विक्रांत अनमोल के कमर को सहलाते हुए कहता है, धर्मपत्नी चलो चलकर खाना खाते हैं, उसके बाद मुझे तुम्हें भी तो खाना है। विक्रांत के हाथ अनमोल के होठों पर चले जाते हैं। लिपस्टिक से पूरे लाल हो चुके होठों को टच करता है। अनमोल विक्रांत के हाथ को पकड़कर उठती है और उसे बेड के पास लेकर जाती है। विक्रांत बस उसे देख रहा था। अनमोल विक्रांत के शर्ट के एक एक बटन को खोलती है और उसके शर्ट को उतारती है। अगले ही पल अनमोल विक्रांत को धक्का देती है। विक्रांत सीधा बेड पर पीठ के बल गिर जाता है। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। अनमोल घुटनों के बल चलते हुए विक्रांत के ऊपर जाती है। अनमोल विक्रांत को देखते हुए कहती हैं, जब इतना डिलीशियस खाना मेरे सामने है तो मैं फीका खाना पहले क्यों खाऊं? विक्रांत तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, फीका खाना खाने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अनमोल अपने होठों को बाइट करके कहती है, मुझे खाना भी नहीं है। अनमोल झुककर विक्रांत के सीने पर होठ रखती है। अनमोल विक्रांत के सीने से होते हुए किस करने लगती है। अनमोल विक्रांत के एब्स पर अपने हाथ फेरती है। विक्रांत अपनी मुट्ठी कस लेता है। अनमोल अब विक्रांत के पेट पर किस करने लगती है। अनमोल एक नज़र विक्रांत को देखती है और उसके पेट पर लीक करती है। विक्रांत और कसकर मुट्ठी बंद कर लेता है। उसकी नसें उभरकर आने लगती हैं। अनमोल अब ऊपर आती है और उसके चेहरे को किस करने लगती है। विक्रांत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अनमोल विक्रांत के गाल पर हाथ रखकर हल्का सा सहलाती है और अगले ही पल उसके होठों पर किस करने लगती है। विक्रांत तुरंत अनमोल की कमर पर हाथ रखता है और वह भी किस करने पर उसका साथ देने लगता है। अनमोल दूर होने लगती है पर विक्रांत उसके होठों को छोड़ता नहीं है। वो इस कदर उसे किस कर रहा था मानो वो कब से प्यासा हो और उसकी प्यास बुझी ही न हो। अनमोल विक्रांत के गर्दन को पकड़कर उससे दूर होती है। विक्रांत झटके से अनमोल को पलटता है और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। अनमोल के हाथ विक्रांत के सीने पर थे। वो उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत उसके दोनों हाथों को ऊपर करता है और एक हाथ से पकड़ लेता है। विक्रांत का एक हाथ अनमोल की कमर पर चला जाता है। वो उसकी कमर को सहलाने लगता है। विक्रांत अनमोल के होठों को उलझाए हुए था। अनमोल को जब बहुत देर बाद सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो छटपटाने लगती है। विक्रांत तब भी उसके होठों को नहीं छोड़ रहा था। वो पूरी तरह से उसे किस करने में खोया हुआ था। अनमोल बुरी तरह से छटपटाती है। विक्रांत को जैसे होश आ जाता है। वो अनमोल के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर आ जाता है। अनमोल गहरी गहरी सांसें लेने लगती हैं। विक्रांत के होठ अनमोल की गर्दन पर तेजी से चल रहे थे। अनमोल की सांसें नॉर्मल होने की जगह और ज्यादा गहरी होने लगती हैं। विक्रांत अनमोल की गर्दन पर लव बाइट देने लगता है। कुछ देर बाद विक्रांत अनमोल को छोड़कर खड़ा हो जाता है। अनमोल लंबी सांसें लेते हुए उसे देखने लगती है। विक्रांत वहां से एक और जाता है। साइड में एक फ्रिज था जिसमें विक्रांत हमेशा ड्रिंक के लिए आइस क्यूब बनने के लिए रखता था। वो ग्लास में आइस क्यूब निकालता है और उसे लेकर अनमोल के पास चला जाता है। विक्रांत अनमोल की साड़ी को हटाकर उसके नाभि पर एक आइस क्यूब रखता है। ठंडक का एहसास अनमोल के पूरे शरीर में एक सिहरन सी भर देता है। उसकी सांसें थोड़ी तेज चलने लगती हैं। विक्रांत अपने एक घुटने को बेड पर टिकाए अनमोल की साड़ी को ऊपर करता है। वो अनमोल के पैरों पर किस करते हुए उसके थाई पर आता है। विक्रांत एक आइस क्यूब लेकर उसे थाई पर रखता है। अनमोल बुरी तरह से सिहर उठती है। विक्रांत आइस क्यूब को थाई में घुमाने लगता है। धीरे धीरे उसके हाथ पैंटी के अंदर चले जाते हैं। अनमोल को जैसे ही यह एहसास होता है वो तुरंत उठकर बैठ जाती है। अनमोल के नाभि का आइस क्यूब गिर जाता है। विक्रांत झटके से अनमोल के दोनों हाथ को पकड़कर उसे फिर से लिटा देता है। अनमोल बेचैनी से कहती है, बहुत ठंडी है आ। विक्रांत कहता है, आइस क्यूब तो ठंडी ही होती है ना धर्मपत्नी। अनमोल एकदम से चिल्लाती है, निकालिए। विक्रांत न में सिर हिलाकर एकदम से अनमोल के होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। अनमोल अब कुछ बोल नहीं पाती। काफी देर बाद विक्रांत अनमोल के होठों को छोड़ता है। अनमोल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी।
अनमोल विक्रांत को घूरती है और एकदम से उसे धक्का देकर उठकर बैठ जाती है। वो विक्रांत के बेल्ट को खोलती है, अगले ही पल सारा आइस क्यूब अंदर डाल देती है। अनमोल विक्रांत को बेड पर धक्का देती है और उसके ऊपर बैठकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है। अनमोल कहती है, अब आप सही है। विक्रांत थोड़ा कराह उठता है। विक्रांत चिल्लाते हुए कहता है, निकालो वरना आगे कुछ करने लायक नहीं बचूंगा। अनमोल मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत मजा आ रहा था ना, अब आप भी साहो। अनमोल एकदम से उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेती है। विक्रांत के पैर मचलने लगते हैं। अनमोल ने उसे एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था ताकि विक्रांत कुछ कर ही नहीं पाए। अनमोल कुछ देर बाद विक्रांत को छोड़ती है। विक्रांत एकदम से खड़ा होकर तुरंत पैंट उतारता है। अनमोल दूसरी ओर देखते हुए हंसने लगती है। विक्रांत अनमोल को घूरता है। वो अनमोल की साड़ी खींचता है। अनमोल अपनी साड़ी खोलकर उसे दे देती है। विक्रांत उसकी साड़ी को अपने कमर पर लपेटता है। अनमोल अब विक्रांत को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मजा आया। विक्रांत उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहता है, यू इडियट गर्ल। अनमोल मुंह बनाकर कहती है, आपने भी तो किया। विक्रांत अनमोल को धक्का देकर उसके ऊपर आता है और उसकी गर्दन पर बाइट करने लगता है। अनमोल चिल्लाती है, मम्मी बचाओ। विक्रांत कहता है, कोई मम्मी नहीं आएगी। एक एक करके अनमोल के कपड़े नीचे गिरने लगते हैं। विक्रांत ने जो अपने कमर पर साड़ी लपेटी थी वो भी कुछ देर बाद बेड से नीचे गिर जाती हैं। अनमोल की अचानक चीख निकलती है, इसी के साथ उसकी सिसकियां गूंजने लगती हैं। अगली सुबह अनमोल और विक्रांत का बेड पूरी तरह से बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो रात को कोई भूकंप आया हो। कमरे में हर तरफ दोनों के कपड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन वो दोनों गायब थे। वो दोनों बेडरूम में नहीं थे, बल्कि दोनों बाथरूम में थे, वो भी बाथटब में। बाथरूम की हालत भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रही थी। विक्रांत ने अनमोल को कल बहुत परेशान किया था। बेडरूम तो बेडरूम, उसने बाथरूम में अनमोल को इतना परेशान किया कि दोनों बाथटब में ही थककर सो गए। अनमोल विक्रांत के सीने से लगी हुई थी। पानी बहुत कम था, हालांकि पानी पूरा भरा ही था, पर विक्रांत और अनमोल के प्यार में सारा पानी बाथटब से छलकता हुआ नीचे गिर गया था। दोनों एक सफेद पर्दे से ढके हुए थे। अनमोल की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसकी नजरें विक्रांत पर जाती हैं। विक्रांत को देखते ही उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अनमोल विक्रांत के चेहरे को छूती है, तभी उसे एहसास होता है कि वो पानी में है। अनमोल आसपास देखती है। खुद और विक्रांत को बाथटब में देखकर वो एक पल के लिए तो दंग रह जाती है। अनमोल विक्रांत के गाल को हल्का सा थपथपाते हुए बुलाती है, पतिदेव। विक्रांत नींद भरी आवाज में जवाब देता है, हम। अनमोल लगातार उसके गाल में थपथपाते हुए कहती है, आंखें खोलिए। विक्रांत कहता है, सोने दो न धर्मपत्नी। इतना बोलते ही वो करवट बदलता है। अनमोल कुछ पल उसके पीठ को देखती है, फिर मुस्कुराती है। अनमोल विक्रांत के मोटे मोटे बाजू पर अपने दांत से धीरे धीरे काटने लगती है। अनमोल काटती है और उसमें अपने दांतों के निशान को देखते हुए मुस्कुराती है। अनमोल पीठ पर भी काटती है और मुस्कुराती हुए उसे छूने लगती है। अनमोल थोड़ा ऊपर होकर उसके गर्दन पर काटती है। विक्रांत को तो अपना नींद इतना प्यारा था कि उसे अनमोल के काटने का एहसास ही नहीं हो रहा था। अनमोल विक्रांत को अपनी ओर पलटती है और उसके सीने पर काटती है। वो जगह जगह अपने दांतों के निशान बनाते हुए खुश हो रही थी। अनमोल कुछ सोचकर विक्रांत के लोअर लिप को अपने दांतों के बीच लेती है और जोर से काटती है। विक्रांत की आंखें खुल जाती हैं, उसकी आंखें नींद से डूबी हुई थी। अनमोल उसे देखते हुए हंसने लगती है। विक्रांत हल्की खुली आंखों से देखते हुए कहता है, क्या कर रही हो। अनमोल विक्रांत के होठ को देखती है, उसमें से खून आ रहा था। ये देखकर अनमोल की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अनमोल परेशान होकर कहती है, खून निकल रहा है। विक्रांत अपने होठ को टच करता है और अपने हाथ को देखता है, उसके हाथ में खून था। विक्रांत अनमोल को देखने लगता है। अनमोल बेचारी सी शक्ल बनाकर उसे देख रही थी। विक्रांत उसे घूरते हुए कहता है, जंगली बिल्ली। I hope you all like my story. Swipe left to continue. Swipe left to continue. Swipe left to continue. The underscore content underscore pager. वाइल्ड कैट विक्रांत और अनमोल अब तक गले लगे हुए थे। अब दोनों के बीच एक खामोशी थी, एक सुकून भरी खामोशी। कुछ पल बाद दोनों अलग होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अनमोल अचानक कहती है, एक मिनट, मुझे आपको कुछ दिखाना है। इतना बोलकर वो जल्दी से उठकर वहां से चली जाती हैं। वह कबर्ड से एक डायरी निकालती हैं और विक्रांत के पास आ जाती हैं। अनमोल जमीन पर बैठ जाती है। विक्रांत भी अच्छे से बैठ जाता है। अनमोल ने उस डायरी को अच्छे से सजाया हुआ था। अनमोल उसे डायरी के ऊपर लिखे शब्दों को दिखाती है, जिसमें लिखा था, अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अ स्पेशल पर्सन। अनमोल डायरी को खोलती है। डायरी के पहले पन्ने में वो लॉकेट था जो विक्रांत ने प्रपोज के वक्त दिया था। अनमोल उस लॉकेट को निकालकर कहती है, आपको पता है, जब आपने मुझे टूटे गुलाब दिए थे और मैंने शायद गुस्से में फेंक दिया था, अगले दिन मैं उसे हर जगह खोज रही थी, मुझे रोना आ गया था। फिर उस दिन मुझे पता चला वो तो आपने लिया था और उसका लॉकेट तैयार किया था। अनमोल विक्रांत को देती हैं।
विक्रांत उसे लेता है। अनमोल अपने बालों को साइड करती है। विक्रांत अनमोल को वो लॉकेट पहना देता है। अनमोल दूसरा पन्ना खोलती है, उसमें एक पायल थी। अनमोल मुस्कुराते हुए कहती है, आपको याद है आपने मुझे बस एक पैर का पायल दिया था। आपका गिफ्ट मेरे लिए हमेशा बहुत खास रहा है। विक्रांत अनमोल को खींचकर अपने ऊपर बैठाता है और उसे अच्छे से पकड़कर अपने चिन को उसके कंधे पर टिका लेता है। विक्रांत डायरी को देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुमने ये सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। अनमोल मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। अनमोल फिर एक बार पलटती है, उसमें करेला था जो सूख चुका था। विक्रांत कहता है, ये मैंने तब दिया था जब मुझे किसी ने कहा था कि अगर हम फेवरेट खाने की चीज़ दे तो वो खुश हो जाएगी। मैंने माँ से पूछा था तो उसने यही बताया। अनमोल एकदम से हंसने लगती है। अनमोल फिर एक पन्ना पलटती है, उसमें लोग था। विक्रांत कहता है, ये मैंने तब दिया था जब तुम्हारा बर्थडे था और मैंने दादी से पूछा था कि मैं क्या गिफ्ट दूँ। उन्होंने कुछ लॉन्ग नोज रिंग कहा था। अनमोल हंसते हुए कहती हैं, और आप लोग लेकर आ गए। इतना बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। अनमोल अब एक एक करके विक्रांत के सारे गिफ्ट दिखाती है। इस दौरान उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। आखिरकार डायरी खत्म होती है और अनमोल की हंसी भी रुक जाती है। अनमोल अब थोड़ा गर्दन घुमाकर विक्रांत को देखती है। अनमोल मुंह बनाकर कहती है, आप अकेले मूवी देखने चले गए। विक्रांत न में सिर हिलाकर कहता है, जैसे तुम्हारे साथ हंसने वाला कोई है वैसे ही मेरे साथ मूवी देखने वाला भी कोई है। अनमोल शक भरी निगाहों से उसे देखती है और तुरंत पूछती है, कौन है? विक्रांत कुछ पल अनमोल को देखता है, फिर कहता है, तुम। अनमोल का दिल मानो सुकून से भर जाता है। अनमोल के होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। विक्रांत अनमोल के कमर को सहलाते हुए कहता है, धर्मपत्नी चलो चलकर खाना खाते हैं, उसके बाद मुझे तुम्हें भी तो खाना है। विक्रांत के हाथ अनमोल के होठों पर चले जाते हैं। लिपस्टिक से पूरे लाल हो चुके होठों को टच करता है। अनमोल विक्रांत के हाथ को पकड़कर उठती है और उसे बेड के पास लेकर जाती है। विक्रांत बस उसे देख रहा था। अनमोल विक्रांत के शर्ट के एक एक बटन को खोलती है और उसके शर्ट को उतारती है। अगले ही पल अनमोल विक्रांत को धक्का देती है। विक्रांत सीधा बेड पर पीठ के बल गिर जाता है। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। अनमोल घुटनों के बल चलते हुए विक्रांत के ऊपर जाती है। अनमोल विक्रांत को देखते हुए कहती हैं, जब इतना डिलीशियस खाना मेरे सामने है तो मैं फीका खाना पहले क्यों खाऊं? विक्रांत तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, फीका खाना खाने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अनमोल अपने होठों को बाइट करके कहती है, मुझे खाना भी नहीं है। अनमोल झुककर विक्रांत के सीने पर होठ रखती है। अनमोल विक्रांत के सीने से होते हुए किस करने लगती है। अनमोल विक्रांत के एब्स पर अपने हाथ फेरती है। विक्रांत अपनी मुट्ठी कस लेता है। अनमोल अब विक्रांत के पेट पर किस करने लगती है। अनमोल एक नज़र विक्रांत को देखती है और उसके पेट पर लीक करती है। विक्रांत और कसकर मुट्ठी बंद कर लेता है। उसकी नसें उभरकर आने लगती हैं। अनमोल अब ऊपर आती हैं और उसके चेहरे को किस करने लगती हैं। विक्रांत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अनमोल विक्रांत के गाल पर हाथ रखकर हल्का सा सहलाती हैं और अगले ही पल उसके होठों पर किस करने लगती हैं। विक्रांत तुरंत अनमोल की कमर पर हाथ रखता है और वह भी किस करने पर उसका साथ देने लगता है। अनमोल दूर होने लगती है पर विक्रांत उसके होठों को छोड़ता नहीं है। वो इस कदर उसे किस कर रहा था मानो वो कब से प्यासा हो और उसकी प्यास बुझी ही न हो। अनमोल विक्रांत के गर्दन को पकड़कर उससे दूर होती है। विक्रांत झटके से अनमोल को पलटता है और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। अनमोल के हाथ विक्रांत के सीने पर थे, वो उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत उसके दोनों हाथों को ऊपर करता है और एक हाथ से पकड़ लेता है। विक्रांत का एक हाथ अनमोल की कमर पर चला जाता है, वो उसकी कमर को सहलाने लगता है। विक्रांत अनमोल के होठों को उलझाए हुए था। अनमोल को जब बहुत देर बाद सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो छटपटाने लगती है। विक्रांत तब भी उसके होठों को नहीं छोड़ रहा था, वो पूरी तरह से उसे किस करने में खोया हुआ था। अनमोल बुरी तरह से छटपटाती है। विक्रांत को जैसे होश आ जाता है, वो अनमोल के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर आ जाता है। अनमोल गहरी गहरी सांसें लेने लगती हैं। विक्रांत के होठ अनमोल की गर्दन पर तेजी से चल रहे थे। अनमोल की सांसें नॉर्मल होने की जगह और ज्यादा गहरी होने लगती हैं। विक्रांत अनमोल की गर्दन पर लव बाइट देने लगता है। कुछ देर बाद विक्रांत अनमोल को छोड़कर खड़ा हो जाता है। अनमोल लंबी सांसें लेते हुए उसे देखने लगती है। विक्रांत वहां से एक और जाता है। साइड में एक फ्रिज था जिसमें विक्रांत हमेशा ड्रिंक के लिए आइस क्यूब बनने के लिए रखता था। वो ग्लास में आइस क्यूब निकालता है और उसे लेकर अनमोल के पास चला जाता है। विक्रांत अनमोल की साड़ी को हटाकर उसके नाभि पर एक आइस क्यूब रखता है। ठंडक का एहसास अनमोल के पूरे शरीर में एक सिहरन सी भर देता है। उसकी सांसें थोड़ी तेज चलने लगती हैं। विक्रांत अपने एक घुटने को बेड पर टिकाए अनमोल की साड़ी को ऊपर करता है। वो अनमोल के पैरों पर किस करते हुए उसके थाई पर आता है। विक्रांत एक आइस क्यूब लेकर उसे थाई पर रखता है। अनमोल बुरी तरह से सिहर उठती है। विक्रांत आइस क्यूब को थाई में घुमाने लगता है।
धीरे धीरे उसके हाथ पैंटी के अंदर चले जाते हैं। अनमोल को जैसे ही यह एहसास होता है वो तुरंत उठकर बैठ जाती है। अनमोल के नाभि का आइस क्यूब गिर जाता है। विक्रांत झटके से अनमोल के दोनों हाथ को पकड़कर उसे फिर से लिटा देता है। अनमोल बेचैनी से कहती है, बहुत ठंडी है विक्रांत कहता है, आइस क्यूब तो ठंडी ही होती है ना धर्मपत्नी। अनमोल एकदम से चिल्लाती है, निकालिए। विक्रांत न में सिर हिलाकर एकदम से अनमोल के होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। अनमोल अब कुछ बोल नहीं पाती। काफी देर बाद विक्रांत अनमोल के होठों को छोड़ता है। अनमोल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अनमोल विक्रांत को घूरती है और एकदम से उसे धक्का देकर उठकर बैठ जाती है। वो विक्रांत के बेल्ट को खोलती है, अगले ही पल सारा आइस क्यूब अंदर डाल देती है। अनमोल विक्रांत को बेड पर धक्का देती है और उसके ऊपर बैठकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है। अनमोल कहती है, अब आप सही है। विक्रांत थोड़ा करा उठता है। विक्रांत चिल्लाते हुए कहता है, निकालो वरना आगे कुछ करने लायक नहीं बचूंगा। अनमोल मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत मजा आ रहा था ना, अब आप भी साहो। अनमोल एकदम से उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेती है। विक्रांत के पैर मचलने लगते हैं। अनमोल ने उसे एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था ताकि विक्रांत कुछ कर ही नहीं पाए। अनमोल कुछ देर बाद विक्रांत को छोड़ती है। विक्रांत एकदम से खड़ा होकर तुरंत पैंट उतारता है। अनमोल दूसरी ओर देखते हुए हंसने लगती है। विक्रांत अनमोल को घूरता है। वो अनमोल की साड़ी खींचता है। अनमोल अपनी साड़ी खोलकर उसे दे देती है। विक्रांत उसकी साड़ी को अपने कमर पर लपेटता है। अनमोल अब विक्रांत को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मजा आया। विक्रांत उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहता है, यू इडियट गर्ल। अनमोल मुंह बनाकर कहती है, आपने भी तो किया। विक्रांत अनमोल को धक्का देकर उसके ऊपर आता है और उसके गर्दन पर बाइट करने लगता है। अनमोल चिल्लाती है, मम्मी बचाओ। विक्रांत कहता है, कोई मम्मी नहीं आएगी। एक एक करके अनमोल के कपड़े नीचे गिरने लगते हैं। विक्रांत ने जो अपने कमर पर साड़ी लपेटी थी वो भी कुछ देर बाद बेड से नीचे गिर जाती हैं। अनमोल की अचानक चीख निकलती है, इसी के साथ उसकी सिसकियां गूंजने लगती हैं। अगली सुबह अनमोल और विक्रांत का बेड पूरी तरह से बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो रात को कोई भूकंप आया हो। कमरे में हर तरफ दोनों के कपड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन वो दोनों गायब थे। वो दोनों बेडरूम में नहीं थे, बल्कि दोनों बाथरूम में थे, वो भी बाथटब में। बाथरूम की हालत भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रही थी। विक्रांत ने अनमोल को कल बहुत परेशान किया था। बेडरूम तो बेडरूम, उसने बाथरूम में अनमोल को इतना परेशान किया कि दोनों बाथटब में ही थककर सो गए। अनमोल विक्रांत के सीने से लगी हुई थी। पानी बहुत कम था, हालांकि पानी पूरा भरा ही था, पर विक्रांत और अनमोल के प्यार में सारा पानी बाथटब से छलकता हुआ नीचे गिर गया था। दोनों एक सफेद पर्दे से ढके हुए थे। अनमोल की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसकी नजरें विक्रांत पर जाती हैं। विक्रांत को देखते ही उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अनमोल विक्रांत के चेहरे को छूती है, तभी उसे एहसास होता है कि वो पानी में है। अनमोल आसपास देखती है। खुद और विक्रांत को बाथटब में देखकर वो एक पल के लिए तो दंग रह जाती है। अनमोल विक्रांत के गाल को हल्का सा थपथपाते हुए बुलाती है, पतिदेव। विक्रांत नींद भरी आवाज में जवाब देता है, हम। अनमोल लगातार उसके गाल में थपथपाते हुए कहती है, आंखें खोलिए। विक्रांत कहता है, सोने दो न धर्मपत्नी। इतना बोलते ही वो करवट बदलता है। अनमोल कुछ पल उसके पीठ को देखती है, फिर मुस्कुराती है। अनमोल विक्रांत के मोटे मोटे बाजू पर अपने दांत से धीरे धीरे काटने लगती है। अनमोल काटती है और उसमें अपने दांतों के निशान को देखते हुए मुस्कुराती है। अनमोल पीठ पर भी काटती है और मुस्कुराती हुए उसे छूने लगती है। अनमोल थोड़ा ऊपर होकर उसके गर्दन पर काटती है। विक्रांत को तो अपना नींद इतना प्यारा था कि उसे अनमोल के काटने का एहसास ही नहीं हो रहा था। अनमोल विक्रांत को अपनी ओर पलटती है और उसके सीने पर काटती है। वो जगह जगह अपने दांतों के निशान बनाते हुए खुश हो रही थी। अनमोल कुछ सोचकर विक्रांत के लोअर लिप को अपने दांतों के बीच लेती है और जोर से काटती है। विक्रांत की आंखें खुल जाती हैं, उसकी आंखें नींद से डूबी हुई थी। अनमोल उसे देखते हुए हंसने लगती है। विक्रांत हल्की खुली आंखों से देखते हुए कहता है, क्या कर रही हो। अनमोल विक्रांत के होठ को देखती है, उसमें से खून आ रहा था। ये देखकर अनमोल की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अनमोल परेशान होकर कहती है, खून निकल रहा है। विक्रांत अपने होठ को टच करता है और अपने हाथ को देखता है, उसके हाथ में खून था। विक्रांत अनमोल को देखने लगता है। अनमोल बेचारी सी शक्ल बनाकर उसे देख रही थी। विक्रांत उसे घूरते हुए कहता है, जंगली बिल्ली। अनमोल इस वक्त पूरी रेडी हो चुकी थी। उसने एक सिंपल सी ब्राउन कलर की साड़ी पहनी थी जो उसके गोरे बदन पर बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो इस वक्त प्रिया से बात कर रही थी। तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा खुलता है। विक्रांत ब्राउन कलर के शर्ट और ब्लैक जीन्स में बाहर आता है। उसे देखते ही अनमोल कॉल कट करती है और उसकी ओर बढ़ जाती है। अनमोल विक्रांत के गर्दन पर अपने हाथ लपेटती है और कहती है, आप मेरे साथ मैचिंग करते हो तो कितने गजब लगते हो। कौन कहेगा आप मुझसे 9 साल बड़े हो।
विक्रांत अनमोल के कमर पर हाथ रखता है और उसके नाक से नाक रब करते हुए कहता है, 9 साल बड़ा हूँ ये तो तुम ही याद दिलाती रहती हो। अनमोल कहती है, क्योंकि मुझे कभी कभी हंसी आती है। सोचिए जब आप 9 साल के थे, 9 साल, तब मैं पैदा हुई थी। मेरे सपनों का राजकुमार तो मेरे ही एज का था। पता नहीं आपने उनकी जगह कैसे हड़प ली। विक्रांत अनमोल को शांति से देखने लगता है। अनमोल जब विक्रांत को शांत देखती है तो तुरंत कहती है, मजाक कर रही हूँ, मैंने तो कभी शादी के बारे में, लड़के के बारे में सोचा ही नहीं था। विक्रांत अनमोल के गाल को अंगूठे से सहलाने लगता है। वो एकटक अनमोल के चेहरे को देख रहा था। कुछ पल बाद वो एकदम शांत आवाज में कहता है, अच्छा है मैं 9 साल बड़ा हूँ, मैं तुम्हें मरते हुए देख नहीं पाऊंगा, मैं पहले मारूंगा। अनमोल एकदम से सीरियस हो जाती है। वो नाराजगी से कहती है, फिर मरने की बात, मैंने कितनी बार कहा है कि ये सब बात मत कीजिए। विक्रांत कहता है, ये तो सच है न धर्मपत्नी, और तुम्हें अकेला फील करने की जरूरत नहीं है, हमारे 2 दर्जन बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे। अनमोल कहती है, आप फालतू बातें मत किया कीजिए, समझ आया। आइंदा से मरने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनमोल विक्रांत के गर्दन से हाथ हटाती है। वो अब उदास हो चुकी थी। वो विक्रांत से दूर होकर जाने लगती है, तभी विक्रांत उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो अनमोल के कंधे पर चिन रखकर धीरे से कहता है, आज और अभी से कभी नहीं करूंगा। इतना बोलते ही वो अनमोल के गाल पर किस करता है और उसे छोड़ देता है। अनमोल उसकी ओर मुड़ती है और उसके गले लग जाती है। कुछ देर बाद दोनों कमरे से निकल जाते हैं। सब नाश्ते पर बैठे थे। विक्रांत और अनमोल भी जाकर उनको ज्वाइन करते हैं। जयश्री पूछती है, कल रात आप दोनों ने डिनर क्यों नहीं किया? विक्रांत कुछ बोलता उससे पहले अनमोल उसके मुंह पर हाथ रखती है और जल्दी से कहती है, वो हमें भूख नहीं थी क्योंकि हमने बाहर खा लिया था। जयश्री दोनों को देखती है। जिस तरीके से अनमोल ने विक्रांत का मुंह बंद किया था, उससे साफ समझ आ रहा था कि कुछ तो बात है। अनमोल विक्रांत के मुंह से हाथ हटाती है। विक्रांत तुरंत कहता है, झूठ है ये। जयश्री तुरंत समझ जाती है। वो कहती है, ठीक है जो कुछ भी है, डिनर तो करना ही चाहिए। विक्रांत कहता है, मैं तो कह ही रहा था, लेकिन धर्मपत्नी से रोका नहीं जा रहा था। जयश्री अनमोल को देखती है। अनमोल तुरंत नजरें झुका लेती है। विक्रांत ने उसे सबके सामने बहुत ज्यादा बेशर्म बना रखा था, जो अनमोल की शक्ल से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। जयश्री अब कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर वो ज्यादा कुछ कहती तो विक्रांत ऐसी ऐसी बातें बोलता कि मुंह छुपाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचता। सभी नाश्ता करते हैं। नाश्ता के बाद विक्रांत को एक कॉल आता है तो वो पहले ही बाहर निकल जाता है। जयश्री टिफिन लाकर अनमोल को देती है। अनमोल टिफिन लेकर अपने बैग में रखती है। तभी जयश्री उससे पूछती है, इस मंथ आपके पीरियड्स आए थे? अनमोल तुरंत जयश्री को देखती है, फिर हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ। जयश्री कहती है, कब? अनमोल कहती है, अभी खत्म हुए, 6 दिन हुए। जयश्री कहती है, आप दोनों पीरियड्स खत्म के बाद ज्यादा ट्राई करो, क्योंकि पीरियड्स खत्म होने के 4-5 दिन बाद से लेकर 10वें या 14वें दिन तक जो वक्त होता है उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अनमोल धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। अनमोल जाने के लिए मुड़ती है, तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। वो मुड़कर जयश्री को देखती है। जयश्री उसे ही देख रही थी। अनमोल अपनी साड़ी को कसकर पकड़ती है और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, माँ, वो आपको कितने बच्चे चाहिए? अनमोल का चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। जयश्री के होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। जयश्री कहती है, वो तो आप तय करेंगे अनमोल, क्योंकि दर्द आपको सहना है। इस मामले में ना आप विक्रांत की सुनना और न ही हम में से किसी की। अनमोल एक पल के लिए खामोश हो जाती है। जयश्री उसके गाल हाथ रखकर पूछती है, ये बताइए आप फिलहाल बच्चे करने तो है ना? हमने आपकी मर्जी तो कभी पूछा ही नहीं। अनमोल एक नज़र जयश्री को देखती है, फिर शर्म से नजरें झुकाकर हाँ में सिर हिलाती है। जयश्री मुस्कुराते हुए उसके गाल को हल्का सा खींचती है और कहती है, जाए, ऑफिस के लिए देर हो रहे हैं। अनमोल एक नज़र टाइम देखती है, फिर जयश्री को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। बाहर विक्रांत अनमोल के इंतजार में था। वो जीप में बैठा हुआ था। अनमोल जल्दी से जाकर जीप में बैठती है। उसके बैठते ही विक्रांत जीप स्टार्ट करता है। मुंबई। एक लड़की हर एक पेड़ पर चिड़ियों के लिए दाना डाल रही थी, एक कटोरे में पानी डाल रही थी। चिड़िया उड़कर आती है, दाना चुगती है, कुछ पानी पीती है। वो लड़की उन सबको खामोशी से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रिद्धिमा। वो जैसे ही उस आवाज को सुनती है, उसकी धड़कन अचानक ही बहुत तेज धड़कने लगती है। वो इस आवाज को बहुत अच्छे से जानती थी और वो इस आवाज को सुनने के लिए ही बहुत तड़पती थी। रिद्धिमा की धड़कनें तो बहुत तेज थी, लेकिन वो किसी मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी, जैसे वो उस इंसान को देखना ही न चाहती हो। अनिरुद्ध उसके पीछे जाकर खड़ा होता है और फिर एक बार पुकारता है, रिद्धिमा। रिद्धिमा अब भी वैसी ही खड़ी रहती है। अनिरुद्ध उसके कंधे को पकड़कर अपनी ओर घुमाता है। रिद्धिमा घूमती है और उठाकर अनिरुद्ध को देखती है।
अनिरुद्ध रिद्धिमा के चेहरे को देखता है और बहुत ही धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। उसके इतना कहते ही वहां एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज पड़ती है। अनिरुद्ध का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, वही रिद्धिमा की आंखें भरी हुई थी। अनिरुद्ध अपने गाल पर हाथ रखता है और रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा गुस्से से कहती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतना बोलते ही वो जाने लगती है, तभी अनिरुद्ध उसके आगे घुटनों के बल बैठकर उसे कमर से कसकर पकड़ लेता है। अनिरुद्ध कहता है, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है रिद्धिमा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब से तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बस एक मौका दो मुझे। रिद्धिमा एकदम से रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, क्यों दूं मैं तुम्हें मौका, ताकि तुम मुझे किसी अपने के आने पर छोड़ दो। मुझे लगा था तुम 1-2 महीने में लौट आओगे, लेकिन 7 साल बीत गए अनिरुद्ध, न तुम मुझसे मिलने आए, नहीं मुझे एक कॉल किया, और अब तुम मुझे आकर कह रहे हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। अनिरुद्ध रिद्धिमा को एकदम कसकर पकड़े कहता है, आई एम सॉरी। रिद्धिमा रोते हुए कहती है, मुझे न तुम्हारी सॉरी चाहिए और न मुझे तुम चाहिए, मैंने तुम्हारी मेहरबानी से अकेला जीना सीख लिया है। अनिरुद्ध सिर उठाकर उसे देखता है। रिद्धिमा के आंसू सीधा जाकर अनिरुद्ध के गाल पर गिरती हैं। अनिरुद्ध कहता है, आखिरी बार माफ कर दो प्लीज, तुम मुझे इस दूरी की जो सजा देना चाहती हो, जितनी सजा देना चाहती हो, वो सब मुझे मंजूर है। रिद्धिमा कुछ पल उसे देखती रहती है। काफी देर देखने के बाद रिद्धिमा अचानक ही उसे फिर एक थप्पड़ मारती है। अनिरुद्ध पर उसे देखता रहता है। रिद्धिमा कहती है, न्यूज में क्या चल रहा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई, एक शादीशुदा लड़की से ये बोलते हुए कि उसे तुम्हारे साथ रात बितानी पड़ेगी। छी, कितने गिर गए हो तुम अनिरुद्ध, मुझे तुमसे घिन आ रही है। अनिरुद्ध एक शब्द नहीं कहता। रिद्धिमा फिर से उसे थप्पड़ मारती है। उसके हाथ अब रुक ही नहीं रहे थे, वो बस उसे थप्पड़ मारती जा रही थी। वहीं अनिरुद्ध मार खाता जा रहा था। जब रिद्धिमा थक जाती है तो उसके हाथ रुक जाते हैं। वो अनिरुद्ध के कॉलर को पकड़कर रोते हुए कहती है, चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो संभल नहीं पाती और एकदम से घुटनों के बल गिर जाती है। अनिरुद्ध उसे गले लगा लेता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। रिद्धिमा बस रोती रहती है। वहीं दूसरी ओर अनमोल इस वक्त एक मैदान में बने स्टेज पर बैठी हुई थी। वहां कई सारे विधायक बैठे हुए थे, वो विधायक जिन्होंने विक्रांत से बुरी तरह मार खाई थी। विक्रांत कुछ दूरी पर आम लोगों के साथ बैठा हुआ था और अनमोल को ही देख रहा था। एक आदमी माइक के पास आकर सबसे पहले तो सभी को आने के लिए ध्यानवाद करता है, फिर स्टेज पर रिमझिम को बुलाता है। असल में सारे विधायक ने मिलकर ये फैसला लिया था कि सीएम की पद रिमझिम को दी जाए। सारे विधायक वही थे जिन्होंने विक्रांत से मार खाई थी। अब इतनी मार खाने के बाद वो विक्रांत के खिलाफ जाते, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला था। रिमझिम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ज्यादातर लोग रिमझिम को जानते थे क्योंकि वो इतने वक्त से भला का काम करती थी। वो तो उसके पापा की वजह से उसकी वो अनाथ आश्रम मिट गई थी। रिमझिम शपथ लेती है कि वो अपने पद का सही इस्तेमाल करेगी। ऑफकोर्स वो वही करने वाली थी। रिमझिम की नज़र विक्रांत पर जाती है। विक्रांत अपनी पलकें झपकाता है। रिमझिम को एक हिम्मत सी मिलती है। वो थोड़ा भाषण देती है। सभी लोग बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रहे थे। भाषण खत्म होते ही सब ताली बजाते हैं। रिमझिम वहां से जाकर अनमोल के पास बैठ जाती है। अनमोल उसके हाथ को पकड़कर कहती है, मुझे उम्मीद है आप अपना काम बहुत अच्छे से करोगे। रिमझिम हाँ में सिर हिलाती है। सब कुछ खत्म होता है। लोग वहां से चले जाते हैं। विक्रांत अपने सीने पर हाथ बांधे अब तक वहां बैठा हुआ था। उसकी नजरें बस अनमोल पर टिकी हुई थी। अनमोल विधायकों से बात करने में व्यस्त थी। जैसे ही उसकी बात खत्म होती है वो वहां से जाने के लिए स्टेज से उतरने लगती है। वो एक नज़र चारों तरफ देखती है। उसकी नज़र सीधे विक्रांत पर चली जाती है। विक्रांत को वहां देखकर अनमोल सरप्राइज हो जाती है। वो स्टेज से उतरकर उसकी ओर बढ़ जाती है। विक्रांत भी उठकर खड़ा हो जाता है। अनमोल उसके पास पहुंचते ही पूछती है, आप तभी से यहीं बैठे हो? विक्रांत धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। अनमोल हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना, अब कोई भी गलत काम नहीं होगा। विक्रांत हाँ में सिर हिलाता है। अनमोल अब विक्रांत के साथ चलने लगती है। विक्रांत ने अपने दोनों पॉकेट पर हाथ डाला हुआ था, वहीं अनमोल ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए थे। आज का मौसम भी बड़ा ही सुहाना था। न धूप थी और न ही आसमान में काले बादल थे। बस चारों तरफ एक छांव थी। दोनों बात करते हुए चलते जाते हैं। कभी उनके बीच सीरियस बात होती तो कभी हंसी मजाक होती। दोनों चलते ही जा रहे थे, तभी अचानक विक्रांत को वॉमिट होती है। अनमोल उसे देखती है। विक्रांत एक पल रुकता है, फिर एक बार वॉमिट करता है। अनमोल जैसे उसके वॉमिट को देखती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। विक्रांत को इस वक्त खून की उल्टी हो रही थी। विक्रांत अपने वॉमिट को देखता है, फिर अनमोल को देखता है। अनमोल की आंखों में डर और हैरानी एक साथ नजर आ रही थी। अनमोल कुछ भी बोल पाती उससे पहले विक्रांत अचानक ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अनमोल जोर से चिल्लाती है, पतिदेव, आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी।
Swipe left to continue. Swipe left to continue. Swipe left to continue. _content_pager. ब्लड वॉमिटिंग अनमोल इस वक्त पूरी रेडी हो चुकी थी। उसने एक सिंपल सी ब्राउन कलर की साड़ी पहनी थी जो उसके गोरे बदन पर बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो इस वक्त प्रिया से बात कर रही थी। तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा खुलता है। विक्रांत ब्राउन कलर के शर्ट और ब्लैक जीन्स में बाहर आता है। उसे देखते ही अनमोल कॉल कट करती है और उसकी ओर बढ़ जाती है। अनमोल विक्रांत के गर्दन पर अपने हाथ लपेटती है और कहती है, आप मेरे साथ मैचिंग करते हो तो कितने गजब लगते हो। कौन कहेगा आप मुझसे 9 साल बड़े हो। विक्रांत अनमोल के कमर पर हाथ रखता है और उसके नाक से नाक रब करते हुए कहता है, 9 साल बड़ा हूँ ये तो तुम ही याद दिलाती रहती हो। अनमोल कहती है, क्योंकि मुझे कभी कभी हंसी आती है। सोचिए जब आप 9 साल के थे। 9 साल, तब मैं पैदा हुई थी। मेरे सपनों का राजकुमार तो मेरे ही एज का था। पता नहीं आपने उनकी जगह कैसे हड़प ली। विक्रांत अनमोल को शांति से देखने लगता है। अनमोल जब विक्रांत को शांत देखती है तो तुरंत कहती है, मजाक कर रही हूँ। मैंने तो कभी शादी के बारे में, लड़के के बारे में सोचा ही नहीं था। विक्रांत अनमोल के गाल को अंगूठे से सहलाने लगता है। वो एक तक अनमोल के चेहरे को देख रहा था। कुछ पल बाद वो एकदम शांत आवाज में कहता है, अच्छा है मैं 9 साल बड़ा हूँ। मैं तुम्हें मरते हुए देख नहीं पाऊंगा, मैं पहले मारूंगा। अनमोल एकदम से सीरियस हो जाती है। वो नाराजगी से कहती है, फिर मरने की बात, मैंने कितनी बार कहा है कि ये सब बात मत कीजिए। विक्रांत कहता है, ये तो सच है न धर्मपत्नी, और तुम्हें अकेला फील करने की जरूरत नहीं है। हमारे 2 दर्जन बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे। अनमोल कहती है, आप फालतू बातें मत किया कीजिए, समझ आया। आइंदा से मरने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनमोल विक्रांत के गर्दन से हाथ हटाती है। वो अब उदास हो चुकी थी। वो विक्रांत से दूर होकर जाने लगती है। तभी विक्रांत उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो अनमोल के कंधे पर चिन रखकर धीरे से कहता है, आज और अभी से कभी नहीं करूंगा। इतना बोलते ही वो अनमोल की गाल पर किस करता है और उसे छोड़ देता है। अनमोल उसकी ओर मुड़ती है और उसके गले लग जाती है। कुछ देर बाद दोनों कमरे से निकल जाते हैं। सब नाश्ते पर बैठे थे। विक्रांत और अनमोल भी जाकर उनको ज्वाइन करते हैं। जयश्री पूछती है, कल रात आप दोनों ने डिनर क्यों नहीं किया। विक्रांत कुछ बोलता उससे पहले अनमोल उसके मुंह पर हाथ रखती है और जल्दी से कहती है, वो हमें भूख नहीं थी क्योंकि हमने बाहर खा लिया था। जयश्री दोनों को देखती है। जिस तरीके से अनमोल ने विक्रांत का मुंह बंद किया था उससे साफ समझ आ रहा था कि कुछ तो बात है। अनमोल विक्रांत के मुंह से हाथ हटाती है। विक्रांत तुरंत कहता है, झूठ है ये। जयश्री तुरंत समझ जाती है। वो कहती है, ठीक है जो कुछ भी है, डिनर तो करना ही चाहिए। विक्रांत कहता है, मैं तो कह ही रहा था, लेकिन धर्मपत्नी से रोका नहीं जा रहा था। जयश्री अनमोल को देखती है। अनमोल तुरंत नजरें झुका लेती है। विक्रांत ने उसे सबके सामने बहुत ज्यादा बेशर्म बना रखा था जो अनमोल की शक्ल से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। जयश्री अब कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर वो ज्यादा कुछ कहती तो विक्रांत ऐसी ऐसी बातें बोलता कि मुंह छुपाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचता। सभी नाश्ता करते हैं। नाश्ता के बाद विक्रांत को एक कॉल आता है तो वो पहले ही बाहर निकल जाता है। जयश्री टिफिन लाकर अनमोल को देती है। अनमोल टिफिन लेकर अपने बैग में रखती है। तभी जयश्री उससे पूछती है, इस मंथ आपके पीरियड्स आए थे। अनमोल तुरंत जयश्री को देखती है, फिर हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ। जयश्री कहती है, कब। अनमोल कहती है, अभी खत्म हुए 6 दिन हुए। जयश्री कहती है, आप दोनों पीरियड्स खत्म के बाद ज्यादा ट्राई करो, क्योंकि पीरियड्स खत्म होने के 4-5 दिन बाद से लेकर 10वें या 14वें दिन तक जो वक्त होता है उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अनमोल धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। अनमोल जाने के लिए मुड़ती है। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। वो मुड़कर जयश्री को देखती है। जयश्री उसे ही देख रही थी। अनमोल अपनी साड़ी को कसकर पकड़ती है और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, माँ वो आपको कितने बच्चे चाहिए। अनमोल का चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। जयश्री के होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। जयश्री कहती है, वो तो आप तय करेंगे अनमोल, क्योंकि दर्द आपको सहना है। इस मामले में ना आप विक्रांत की सुनना और न ही हम में से किसी की। अनमोल एक पल के लिए खामोश हो जाती है। जयश्री उसके गाल हाथ रखकर पूछती है, ये बताइए आप फिलहाल बच्चे करने तो है ना। हमने आपकी मर्जी तो कभी पूछा ही नहीं। अनमोल एक नज़र जयश्री को देखती है, फिर शर्म से नजरें झुकाकर हाँ में सिर हिलाती है। जयश्री मुस्कुराते हुए उसके गाल को हल्का सा खींचती है और कहती है, जाए ऑफिस के लिए देर हो रहे हैं। अनमोल एक नज़र टाइम देखती है, फिर जयश्री को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। बाहर विक्रांत अनमोल के इंतजार में था। वो जीप में बैठा हुआ था। अनमोल जल्दी से जाकर जीप में बैठती है। उसके बैठते ही विक्रांत जीप स्टार्ट करता है। मुंबई। एक लड़की हर एक पेड़ पर चिड़ियों के लिए दाना डाल रही थी। एक कटोरे में पानी डाल रही थी। चिड़िया उड़कर आती है, दाना चुगती है, कुछ पानी पीती है। वो लड़की उन सबको खामोशी से देख रही थी।
उसके चेहरे पर एक सुकून था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रिद्धिमा। वो जैसे ही उस आवाज को सुनती है, उसकी धड़कन अचानक ही बहुत तेज धड़कने लगती है। वो इस आवाज को बहुत अच्छे से जानती थी और वो इस आवाज को सुनने के लिए ही बहुत तड़पती थी। रिद्धिमा की धड़कनें तो बहुत तेज थी, लेकिन वो किसी मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी, जैसे वो उस इंसान को देखना ही न चाहती हो। अनिरुद्ध उसके पीछे जाकर खड़ा होता है और फिर एक बार पुकारता है, रिद्धिमा। रिद्धिमा अब भी वैसी ही खड़ी रहती है। अनिरुद्ध उसके कंधे को पकड़कर अपनी ओर घुमाता है। रिद्धिमा घूमती है और उठाकर अनिरुद्ध को देखती है। अनिरुद्ध रिद्धिमा के चेहरे को देखता है और बहुत ही धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। उसके इतना कहते ही वहां एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज पड़ती है। अनिरुद्ध का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, वही रिद्धिमा की आंखें भरी हुई थी। अनिरुद्ध अपने गाल पर हाथ रखता है और रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा गुस्से से कहती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतना बोलते ही वो जाने लगती है। तभी अनिरुद्ध उसके आगे घुटनों के बल बैठकर उसे कमर से कसकर पकड़ लेता है। अनिरुद्ध कहता है, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है रिद्धिमा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब से तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बस एक मौका दो मुझे। रिद्धिमा एकदम से रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, क्यों दूं मैं तुम्हें मौका? ताकि तुम मुझे किसी अपने के आने पर छोड़ दो। मुझे लगा था तुम 1-2 महीने में लौट आओगे, लेकिन 7 साल बीत गए अनिरुद्ध। न तुम मुझसे मिलने आए, नहीं मुझे एक कॉल किया, और अब तुम मुझे आकर कह रहे हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। अनिरुद्ध रिद्धिमा को एकदम कसकर पकड़े कहता है, आई एम सॉरी। रिद्धिमा रोते हुए कहती है, मुझे न तुम्हारी सॉरी चाहिए और न मुझे तुम चाहिए। मैंने तुम्हारी मेहरबानी से अकेला जीना सीख लिया है। अनिरुद्ध सिर उठाकर उसे देखता है। रिद्धिमा के आंसू सीधा जाकर अनिरुद्ध के गाल पर गिरती हैं। अनिरुद्ध कहता है, आखिरी बार माफ कर दो प्लीज। तुम मुझे इस दूरी की जो सजा देना चाहती हो, जितनी सजा देना चाहती हो, वो सब मुझे मंजूर है। रिद्धिमा कुछ पल उसे देखती रहती है। काफी देर देखने के बाद रिद्धिमा अचानक ही उसे फिर एक थप्पड़ मारती है। अनिरुद्ध पर उसे देखता रहता है। रिद्धिमा कहती है, न्यूज में क्या चल रहा है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा लड़की से ये बोलते हुए कि उसे तुम्हारे साथ रात बितानी पड़ेगी? छी, कितने गिर गए हो तुम अनिरुद्ध, मुझे तुमसे घिन आ रही है। अनिरुद्ध एक शब्द नहीं कहता। रिद्धिमा फिर से उसे थप्पड़ मारती है। उसके हाथ अब रुक ही नहीं रहे थे, वो बस उसे थप्पड़ मारती जा रही थी। वहीं अनिरुद्ध मार खाता जा रहा था। जब रिद्धिमा थक जाती है तो उसके हाथ रुक जाते हैं। वो अनिरुद्ध के कॉलर को पकड़कर रोते हुए कहती है, चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो संभल नहीं पाती और एकदम से घुटनों के बल गिर जाती है। अनिरुद्ध उसे गले लगा लेता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। रिद्धिमा बस रोती रहती है। वहीं दूसरी ओर अनमोल इस वक्त एक मैदान में बने स्टेज पर बैठी हुई थी। वहां कई सारे विधायक बैठे हुए थे, वो विधायक जिन्होंने विक्रांत से बुरी तरह मार खाई थी। विक्रांत कुछ दूरी पर आम लोगों के साथ बैठा हुआ था और अनमोल को ही देख रहा था। एक आदमी माइक के पास आकर सबसे पहले तो सभी को आने के लिए ध्यानवाद करता है, फिर स्टेज पर रिमझिम को बुलाता है। असल में सारे विधायक ने मिलकर ये फैसला लिया था कि सीएम की पद रिमझिम को दी जाए। सारे विधायक वही थे जिन्होंने विक्रांत से मार खाई थी। अब इतनी मार खाने के बाद वो विक्रांत के खिलाफ जाते, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला था। रिमझिम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ज्यादातर लोग रिमझिम को जानते थे क्योंकि वो इतने वक्त से भला का काम करती थी। वो तो उसके पापा की वजह से उसकी वो अनाथ आश्रम मिट गई थी। रिमझिम शपथ लेती है कि वो अपने पद का सही इस्तेमाल करेगी। ऑफकोर्स वो वही करने वाली थी। रिमझिम की नज़र विक्रांत पर जाती है। विक्रांत अपनी पलकें झपकाता है। रिमझिम को एक हिम्मत सी मिलती है। वो थोड़ा भाषण देती है। सभी लोग बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रहे थे। भाषण खत्म होते ही सब ताली बजाते हैं। रिमझिम वहां से जाकर अनमोल के पास बैठ जाती है। अनमोल उसके हाथ को पकड़कर कहती है, मुझे उम्मीद है आप अपना काम बहुत अच्छे से करोगे। रिमझिम हाँ में सिर हिलाती है। सब कुछ खत्म होता है। लोग वहां से चले जाते हैं। विक्रांत अपने सीने पर हाथ बांधे अब तक वहां बैठा हुआ था। उसकी नजरें बस अनमोल पर टिकी हुई थी। अनमोल विधायकों से बात करने में व्यस्त थी। जैसे ही उसकी बात खत्म होती है वो वहां से जाने के लिए स्टेज से उतरने लगती है। वो एक नज़र चारों तरफ देखती है। उसकी नज़र सीधे विक्रांत पर चली जाती है। विक्रांत को वहां देखकर अनमोल सरप्राइज हो जाती है। वो स्टेज से उतरकर उसकी ओर बढ़ जाती है। विक्रांत भी उठकर खड़ा हो जाता है। अनमोल उसके पास पहुंचते ही पूछती है, आप तभी से यहीं बैठे हो? विक्रांत धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। अनमोल हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना, अब कोई भी गलत काम नहीं होगा। विक्रांत हाँ में सिर हिलाता है। अनमोल अब विक्रांत के साथ चलने लगती है। विक्रांत ने अपने दोनों पॉकेट पर हाथ डाला हुआ था, वहीं अनमोल ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए थे। आज का मौसम भी बड़ा ही सुहाना था। न धूप थी और न ही आसमान में काले बादल थे। बस चारों तरफ एक छांव थी। दोनों बात करते हुए चलते जाते हैं।
कभी उनके बीच सीरियस बात होती तो कभी हंसी मजाक होती। दोनों चलते ही जा रहे थे, तभी अचानक विक्रांत को वॉमिट होती है। अनमोल उसे देखती है। विक्रांत एक पल रुकता है, फिर एक बार वॉमिट करता है। अनमोल जैसे उसके वॉमिट को देखती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। विक्रांत को इस वक्त खून की उल्टी हो रही थी। विक्रांत अपने वॉमिट को देखता है, फिर अनमोल को देखता है। अनमोल की आंखों में डर और हैरानी एक साथ नजर आ रही थी। अनमोल कुछ भी बोल पाती उससे पहले विक्रांत अचानक ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अनमोल जो रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजर आई रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजर आई मिस हिम बैडली हॉस्पिटल। अनमोल इस वक्त घबराई हुई ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी। तभी शेरखान और जयश्री तेजी से उसकी ओर आते हैं। अनमोल के पास पहुंचते ही जयश्री घबराते हुए पूछती हैं, वी विक्रांत को क्या हुआ है? अनमोल परेशानी से कहती हैं, पता नहीं माँ, डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं। शेरखान दरवाजे के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ ही पल में डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर के आते ही तीनों उसे देखते हैं। शेरखान तुरंत पूछता है, क्या हुआ है डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है? डॉक्टर डिसअपॉइंट होकर कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि वो नशे से दूर रहे। उसकी पहली किडनी तो ऑलरेडी खराब हो चुकी थी, एक किडनी के सहारे जी रहा था, इसके बावजूद उसने नशा करना नहीं छोड़ा। अब उसकी वो किडनी भी खराब हो चुकी है। अगर हमें अभी इसी वक्त किडनी नहीं मिली तो उसकी जान चली जाएगी। जैसे ही तीनों ये सुनते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें तो पता ही नहीं था कि विक्रांत एक किडनी के सहारे जी रहा था। जयश्री की आंखों से एकदम से आंसू बह जाते हैं। वो रोते हुए शेरखान से कहती हैं, प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर कहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, अभी हमें ऑपरेशन शुरू करना होगा। शेरखान तुरंत कहता है, मैं किडनी दूंगा, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। डॉक्टर एक पल उन्हें देखते हैं, फिर कहते हैं, मिस्टर शेरगिल, आपकी कई हेल्थ इश्यू हैं और आप शराब और सिगरेट का सेवन करते हैं, इसलिए हम आपकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। जयश्री रोते हुए शेरखान पर चिल्लाती हैं, इसलिए मैं मना करती हूँ ना, नशा मत करो। वहाँ का माहौल टेंशन भरा था। तभी अनमोल की आवाज आती है, मैं दूंगी। शेरखान और जयश्री हैरानी से अनमोल को देखते हैं। डॉक्टर अनमोल से पूछते हैं, क्या आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? अनमोल जल्दी से कहती है, हाँ, हम दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है। डॉक्टर जल्दी से कहते हैं, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। शेरखान और जयश्री में से कोई कुछ नहीं कहता। इस वक्त वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अनमोल का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। उसके बाद अनमोल और विक्रांत का ऑपरेशन स्टार्ट होता है। जहां अनमोल का किडनी निकाला जाता है तो वहीं विक्रांत को किडनी दिया जाता है। रात के करीब 10 बजे विक्रांत और अनमोल एक ही कमरे में थे। दोनों ने इस वक्त हॉस्पिटल ड्रेस पहनी थी। दोनों अलग अलग बेड पर थे। दोनों को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। एक नर्स वहां कुछ कर रही थी। अनमोल की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसकी नज़र सीलिंग पर चली जाती है। वो कुछ पल सीलिंग को देखती रहती है, फिर साइड में देखती है। कुछ ही दूर में विक्रांत बेड पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। नर्स की नज़र अनमोल पर जाती है। उसे देखते ही वो कहती है, आपको होश आ गया? कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा? अनमोल न में सिर हिलाती है और विक्रांत को लगातार देखते हुए पूछती है, मेरे पतिदेव कैसे हैं? अब तो कोई घबराने वाली बात नहीं है? नर्स कहती है, हाँ, अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी तक उन्हें होश नहीं आया। उसने जो कुछ सामान पकड़ा था वो नीचे रखती है और कहती है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहते ही वो वहां से चली जाती है। अनमोल विक्रांत को बस देखती जा रही थी। कुछ पल में डॉक्टर आते हैं। वो अनमोल को चेक करते हैं, उससे कुछ सवाल करते हैं। वो विक्रांत को भी चेक करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के कुछ वक्त बाद जयश्री और अमृता अंदर आते हैं। अमृता को भी जब इन सब की जानकारी मिली तो वो बुरी तरह से घबरा गई थी। अमृता और जयश्री दोनों साथ में पूछती हैं, आप ठीक हो ना? अनमोल अपनी दोनों माँ को देखकर हाँ में सिर हिलाती हैं। जयश्री को पहले तो विक्रांत की फिक्र सता रही थी, पर जैसे ही अनमोल ने किडनी देने का फैसला किया तो फिर उसकी फिक्र अनमोल के लिए ज्यादा बढ़ने लगी। जयश्री अनमोल से कहती हैं, आई एम सॉरी बेटा, मेरे जिद्दी बेटे के कारण आपको इतना कुछ सहना पड़ता है। मैंने कितनी बार उन्हें नशा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, बस अपने ही जिद में रहते हैं। अनमोल कहती हैं, आप सॉरी मत कहिए माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। काश मैं भी उन्हें मना कर पाती तो आज उनकी जान खतरे में न होती। खैर, अब सब ठीक है तो आप फिक्र मत करो। जयश्री धीरे से सिर हिलाती हैं। वो अब विक्रांत को देखती हैं। वही अमृता अनमोल के हाथ को पकड़ती हैं। अनमोल अमृता के आंखों में देखने लगती हैं। अमृता का चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वो किस कदर डरी हुई थी। अनमोल स्माइल करते हुए कहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। अमृता धीरे से कहती हैं, आप हर बार ऐसा कुछ कर देती हैं जिससे हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप मेरी बेटी हो। अनमोल उनके हाथ को चूम लेती हैं। कुछ देर तक अमृता और जयश्री वहां रहती हैं, फिर काफी वक्त बाद चली जाती हैं। रात के करीब 12 बजे विक्रांत की आंखें खुलती हैं।
वो इधर उधर देखता है, तभी उसे अनमोल की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे लगा था आप मुझे सब कुछ बताते हो। विक्रांत की नज़र तुरंत अनमोल पर चली जाती है। अनमोल को हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ देखकर विक्रांत के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। अनमोल कहती है, लेकिन मैं गलत थी, अब भी आप मुझसे बातें छुपाते हो। विक्रांत तुरंत उठकर बैठता है, तभी उसे अपने पेट के ऊपर तेज दर्द होता है। वो एक कोने को पकड़ लेता है। विक्रांत तुरंत शर्ट को ऊपर करके देखता है, वहां बैंडेज लगी थी। विक्रांत थोड़ा सोचता है और एकदम से अनमोल को देखकर कहता है, तुमने अपनी किडनी दे दी। अनमोल हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, जब अपना इकलौता दिल दे दिया, फिर किडनी क्या चीज़ है, वो तो फिर भी दो थी। विक्रांत एक पल के लिए खामोश रह जाता है, जैसे उसके पास कहने के लिए कुछ न हो। वो बस अनमोल को देखता रह जाता है। अनमोल कहती है, मेरी किडनी का अच्छे से ध्यान रखिएगा। विक्रांत उठता है और अनमोल की ओर बढ़ता है। उसे आता देखकर अनमोल भी धीरे से उठकर बैठ जाती है। विक्रांत अनमोल के पास बैठता है और एकदम से उसके होठों पर अपने होठ रखता है। वो अनमोल को किस करने लगता है। अनमोल भी उसे किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को इस कदर किस करने लगते हैं मानो एक दूसरे को अपना बेशुमार प्यार जता रहे हो। कुछ 15 मिनट की किस के बाद विक्रांत उसके होठों को छोड़ता है और अपने सिर को उसके सिर से सटा लेता है। दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। कुछ पल बाद वहां एक सन्नाटा सा छा जाता है। अनमोल विक्रांत के कॉलर को पकड़ती है और इमोशनल आवाज में कहती है, आपको पता था न कि नशा करने से ये होगा, फिर आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? क्या आपके लिए मुझसे और परिवार से बढ़कर ये नशा है? विक्रांत अनमोल के गाल पर हाथ रखता है। अनमोल रोते हुए कहती है, अगर आपको कुछ हो जाता तो माँ का क्या होता, मेरा क्या होता? आपने ये जरा भी नहीं सोचा? विक्रांत अनमोल की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं जब भी नशा नहीं करता तो मुझे अयान की याद आती है। बस उसका चेहरा मेरे आसपास घूमता रहता है। उसकी यादें मुझे पागल कर देती हैं। मेरी बॉडी कांपती है, मुझे बहुत दर्द होता है, चीखने का मन करता है। अनमोल विक्रांत के आंखों में देखने लगती है। विक्रांत की आंखों में एक अजीब सा दर्द छिपा हुआ था। अनमोल विक्रांत के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर कहती है, क्या आपको ऐसे देखकर उन्हें अच्छा लगता होगा? आप उनकी वजह से इतना तड़प रहे हैं तो सोचिए आपको अपनी वजह से तड़पता देखकर उन्हें कैसा लगता होगा। विक्रांत एक पल के लिए खामोश हो जाता है, फिर एकदम धीरे मगर दर्द भरे आवाज में कहता है, आई मिस हिम बैडली। अनमोल विक्रांत को गले लगा लेती है। विक्रांत अनमोल को कसकर पकड़े आंखें बंद कर लेता है। अनमोल धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाती है, जैसे उसे हिम्मत दे रही हो। वहीं दूसरी तरफ विजय इस वक्त बालकनी में खड़ा सामने चांद को देख रहा था। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है। वो फोन को देखता है। अगले ही पल वो तेज कदमों से कमरे से निकल जाता है। वो कार में बैठता है और सीधे वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद उसकी कार रेलवे स्टेशन के बाहर रुकती है। वो कार से निकलकर जल्दी से भागते हुए अंदर जाता है। वो चारों तरफ देखने लगता है। वो जल्दी से ट्रेन में चढ़ता है और हर जगह किसी को ढूंढने लगता है। अचानक ही उसकी नज़र खिड़की के पास बैठी एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसे वो इतने दिनों या यूं कहीं कि महीने से ढूंढ रहा था। वो उसकी प्यार थी, उसकी परिधि। विजय का ध्यान इस वक्त सिर्फ उसके खामोश चेहरे पर था, पर अचानक ही उसकी नज़र उसके लिबास पर जाती है। परिधि ने सफ़ेद साड़ी पहनी थी, जैसे कोई विधवा औरत पहनती है। विजय कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर धीरे से आगे बढ़कर उसके पास बैठ जाता है। उसके बैठने के बावजूद परिधि एकटक बाहर की ओर देखती रहती है, जैसे उसे अपने पास होने वाले किसी भी चीज़ का होश न हो। उसके एकदम सामने उसके पापा और माँ बैठे हुए थे। जैसे ही दोनों उसे देखते हैं वो बस विजय को देखते रह जाते हैं। विजय उन दोनों को एक नज़र देखता है, फिर परिधि के हाथ को पकड़ता है। परिधि एकदम से घबरा जाती है। वो विजय को देखती है। विजय कहता है, रिलैक्स, मैं हूँ। परिधि की नज़र अब अपने पापा और माँ पर जाती है। विजय उससे कहता है, कहाँ चली गई थी तुम? पता है मैं तुम्हें कितने वक्त से ढूंढ रहा हूँ और तुमने ये क्या पहना है? परिधि जवाब देने के बजाय अपने माँ पापा को देखने लगती है। विजय उन सबके एक्सप्रेशन के देखकर कहता है, क्या हुआ? परिधि हिचकिचाते हुए कहती है, तुम ठीक कब हुए? विजय कहता है, महीने बीत गए। मैं तुम्हारे घर गया था तो वहाँ लोगों ने कहा कि वो तुम्हें नहीं जानते। मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की, पर तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। क्या आप लोगों ने घर बेच दिया? इतना बोलते हुए वो उसके माँ पापा को देखता है। परिधि के पापा कहते हैं, हाँ, शादी के लिए हमने कर्जे लिए थे, चुका नहीं पाए इसलिए बेच दी। विजय असमंजस से कहता है, शादी? इतना कहते ही वो परिधि को देखता है। परिधि नजरें झुका लेती है। विजय उससे पूछता है, तुमने शादी कर ली? परिधि के पापा बीच में कहते हैं, हाँ, हमने परिधि की शादी कर दी थी, लेकिन उसका पति शादी के दूसरे दिन ही मर गया। उसके ससुराल वालों ने परिधि को डायन कहा और न जाने क्या क्या कहकर घर से धक्के मारकर निकाल दिया। जिस घर में हम रहते थे वहाँ हमारा जीना हराम हो चुका था और कर्जा तो था ही, इसलिए हमने घर बेच दी।
विजय का दिल एकदम से टूटकर बिखर जाता है। वो परिधि को देखते हुए कहता है, मैं वहां मर रहा था और तुम दूसरे के साथ शादी के लिए मान गई। क्या यही था तुम्हारा प्यार? परिधि अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं जो विजय को नजर नहीं आता। परिधि के पापा बीच में कहते हैं, बेटा। विजय तुरंत उन्हें टोकते हुए कहता है, बस कुछ नहीं सुनना मुझे। हमारी सगाई हो चुकी थी, इसके बावजूद आपने शादी तय कर दी। वो नाराजगी से उन्हें देखता है, फिर परिधि को देखकर कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अचानक ट्रेन की हॉर्न बजती है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। विजय जितना एक्साइटेड होकर यहाँ आया था, वो उतनी ज्यादा टूट सा गया था। वो उठता है और सीधा वहां से जाने लगता है। परिधि तुरंत नजरें उठाकर अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगती है। वो उसे रोकने के मकसद से हाथ बढ़ाती है और पुकारने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। वो अपने आगे बढ़ाए हाथ को भी मुट्ठी में कस लेती है और नीचे कर लेती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वहीं विजय भी ट्रेन से उतर चुका था। वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। विजय सीधा रेलवे स्टेशन से निकलकर अपनी कार में बैठता है और अपना सिर सीट से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपने एक हाथ की मुट्ठी को तेजी से कस लेता है। रात के करीब 1 बजे विक्रांत की आंखें खुली हुई थी। कोने में एक बेंच लगा हुआ था जहां शेरखान दीवार से सटकर सोए हुए थे, वहीं जयश्री उसके सीने से सटकर सोई हुई थी। दोनों ही विक्रांत और अनमोल को देखने के लिए रुके हुए थे। विक्रांत उठकर बैठता है और शेरखान को देखते हुए बुलाता है, पापा। शेरखान आंख खोलते हैं और विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत उनसे कहता है, आप दोनों यहाँ आकर सो जाइए, मैं धर्मपत्नी के साथ सो जाऊंगा। शेरखान एक नज़र जयश्री को देखता है, फिर अगले ही पल उसे गोद में उठा लेता है और जाकर विक्रांत के बेड पर उसे आराम से लिटाता है और खुद भी लेट जाता है। विक्रांत अनमोल के पास जाता है। अनमोल बेड को घेरकर सोई हुई थी। विक्रांत अनमोल के कंधे को हल्का सा थपथपाते हुए कहता है, धर्मपत्नी, धर्मपत्नी। अनमोल नींद में ही कहती है, हूँ। विक्रांत कहता है, थोड़ा सा उधर हो जाओ। अनमोल नींद में ही धीरे से घसकती है। विक्रांत उसके बगल में धीरे से लेट जाता है। अनमोल विक्रांत के पास आकर उसे पकड़ लेती है। अनमोल नींद में बड़बड़ाती है, मिस्टर पतिदेव, अब मैं 2 दर्जन बच्चे नहीं कर सकती। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराते हुए अनमोल के चेहरे को छूता है, फिर धीरे से कहता है, ठीक है, अब हम 1 ही दर्जन बच्चे करेंगे। अनमोल अब चुप हो जाती है, वैसे भी वो सोई हुई थी। विक्रांत अनमोल के माथे पर किस करता है और धीरे से कहता है, आई लव यू धर्मपत्नी। विक्रांत अब अनमोल के चेहरे को एकटक देखने लगता है। अगली सुबह डॉक्टर विक्रांत और अनमोल को चेक कर रहे थे। दोनों इस वक्त अपने अपने बेड पर थे। दोनों को चेक करने के बाद डॉक्टर चले जाते हैं। कुछ ही वक्त में दोनों के लिए खाना आता है। दोनों नाश्ता करते हैं, फिर दवाई लेते हैं। शेरा और चारू उनसे मिलने आते हैं। चारू तो आते साथ अनमोल के पास चली जाती है। वहीं शेरा विक्रांत के पास खड़ा हो जाता है। विक्रांत उसे बैठने का इशारा करता है तो वो बैठ जाता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं, फिर निकल जाते हैं। हॉस्पिटल से निकलते ही चारू शेरा को घूरते हुए कहती है, तुम्हें सब पता था ना, फिर तुमने अनमोल को क्यों नहीं बताया? शेरा कहता है, भाई ने मना किया था। चारू थोड़ा तेज आवाज में कहती है, मना किया था तो क्या तुम उसे मरते हुए देखना चाहते थे? अगर सोचो उसे किडनी न मिली होती तो वो तो मर जाता ना। तुम अनमोल को बताते तो अनमोल किसी तरह से उसे कंट्रोल करती, इलाज होता। इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो तुम? शेरा सिर झुका लेता है। उसे विक्रांत की फिक्र तो थी, उसने कई बार उसे मना भी किया, लेकिन विक्रांत ने नहीं इलाज करवाया और नहीं उसने नशा छोड़ा। उसने हमेशा ये कहकर टाल दिया कि उसे कुछ नहीं होगा। अब चारू के बोलने पर शेरा को एहसास होता है कि हाँ, उसे बता देना चाहिए था। एक बार उसने अनमोल को इशारा तो दिया था, लेकिन अनमोल अपने काम में इतनी बिजी हो गई कि वो शेरा की बात ही भूल गई। एक के बाद एक चीजें होती जा रही थी, वो कैसे न भूलती। चारू गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसे अनमोल की फिक्र थी। उसे अच्छी तरीके से पता था कि विक्रांत के बिना अनमोल का क्या हाल होता। वो अनमोल की वजह से शेरा से बुरी तरह से नाराज हो चुकी थी। शेरा भी उसके पीछे धीरे धीरे चला जाता है। शाम के वक्त विजय छुट्टी होकर जैसे ही पुलिस स्टेशन से निकलता है, उसकी नज़र परिधि पर जाती है। विजय उसे इग्नोर करके कार में बैठता है। परिधि जल्दी से कार के पास जाती है। विजय सीसा ऊपर करता है। परिधि जल्दी से सीसा पर थपथपाती है। विजय कार स्टार्ट करता है। कार आगे बढ़ती है। परिधि उसका पीछा करते हुए भागती है। विजय उसे मिरर से देख रहा था। भागते भागते अचानक ही परिधि गिर जाती है। उसके गिरते ही विजय ब्रेक मारता है और कार से निकलकर जल्दी से भागकर उसके पास चला जाता है। विजय फिक्र से पूछता है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? परिधि सिर उठाकर विजय को देखती है। अब उसके आंखों में आंसू थे। विजय उसकी आंखों में आंसू देखकर घुटनों के बल बैठ जाता है। परिधि रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं शादी को रोक नहीं पाई। उसके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। असल में जब विजय कोमा में चला गया,
उसके कुछ दिन बाद ही परिधि के लिए रिश्ता आया। परिधि ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा कि विजय अब कोमा में है, उसके जिंदा लौटने की चांसेज हैं भी नहीं, वो भी नहीं पता। इसलिए वो विजय को भूलकर आगे बढ़े। वो मिडिल क्लास फैमिली से थी। हर मिडिल क्लास फैमिली का तो सपना होता है कि उसकी बेटी एक अच्छे घर में जाए। वैसे भी परिधि उनकी इकलौती संतान थी। परिधि ने मना तो कर दिया था। इसी बीच उसकी माँ ने कहा कि उसे अपने माँ बाप और विजय में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। यहीं पर परिधि हार गई। एक पल के लिए उसे लगा कि वो विजय को चुने, पर उस फैमिली का क्या जिसने उसकी बचपन से देखभाल की, उसे प्यार दिया, उसे जो चाहिए था वो लाकर दिया, उसे पाला, उसे बड़ा किया। परिधि अपने अपने माँ बाप के आगे आखिर किसी और को कैसे चुन सकती थी। वो हार गई। उसे अपनी माँ की बात माननी पड़ी और उसकी शादी हो गई। शादी की रात ही उसका पति अपनी ड्यूटी पर निकल गया। वो आर्मी में था और अगले दिन ही उसकी बॉडी तिरंगा से लिपटे हुए आया। वैसे तो वो जंग में मारा था, लेकिन उसे परिवार ने परिधि को दोष दिया। परिधि के उनके घर में कदम पड़ते ही उसकी मौत हुई, ये कहकर उन्होंने धक्के मारकर उसे निकाल दिया। डायन कहकर न जाने उसे कितने पत्थर मारे गए। उस दिन से परिधि तो मानो अपने होश में ही न रही। उस पर एक कलंक लग चुका था। परिधि रोते हुए उसे सब कुछ बताती है, फिर कहती है, मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन मेरी वो हालत नहीं रही। मैं तुम्हारे लायक नहीं बची। मुझे तो लगने लगा है कि सच में मैं एक डायन हूँ। जब मैं तुम्हारी जिंदगी में थी तो तुम्हारी मरने जैसी हालत हो गई। जब मैं चली गई तो तुम ठीक हो गए। मैं आज भी तुम्हारी जिंदगी में लौटने नहीं आई हूँ। मैं बस इतना बताने आई हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरा प्यार झूठा नहीं था। मैं बोलते बोलते अचानक ही वो सिसक उठती है। विजय तुरंत उसे गले लगा लेता है। विजय उसे एकदम कसकर पकड़े कहता है, मेरे बगैर कितना कुछ सहना पड़ा तुम्हें। मेरी वो हालत न हुई होती तो ये सब कुछ कभी तुम्हें सहना नहीं पड़ता। विजय उसे खुद से दूर करता है और उसके चेहरे को पकड़ लेता है। परिधि अब भी सिसक रही थी। विजय उसे देखते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें अकेले कुछ भी सहने नहीं दूंगा। विजय उसके आंसुओं को पोंछता है और खड़ा होकर अगले ही पल उसे गोद में उठा लेता है। परिधि खुद को छुड़ाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी जिंदगी में नहीं लौटना, मुझे जाने दो। विजय जाकर उसे कार में बैठाता है। परिधि सिसकते हुए कहती है, जाने दो मुझे, मैं। वो इससे आगे कुछ कहती उससे पहले अचानक ही विजय उसके होठ पर अपने होठ टिका लेता है। परिधि का मुंह बंद हो जाता है, वहीं उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। वो विजय के पुलिस यूनिफॉर्म को कसकर पकड़ लेती हैं। विजय के होठ बस परिधि के होठों पर सटे हुए थे और वो परिधि की आंखों में देख रहा था। परिधि की आंखें खुली हुई थीं, उसके आंखों से फिर एक बार आंसू बह जाते हैं। विजय काफी देर बाद दूर होता है और उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, न तुम मेरी जिंदगी से जा सकती हो और न मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी, समझ आया? परिधि बस उसे देखती रहती है। विजय उसके गाल को हल्का सा सहलाता है और कार का दरवाजा बंद करता है। वो भी ड्राइविंग सीट में आकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करता है। परिधि की हालत तो ऐसी थी जैसे उसे कोई होश ही न हो। वहीं दूसरी तरफ विक्रम और अपर्णा हॉस्पिटल आए थे। वो भी विक्रांत और अनमोल से मिलने आए थे। अपर्णा अनमोल से हालचाल पूछती है, वहीं राही उस पूरे कमरे में इधर से उधर भाग रही थी। अनमोल उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वहां मौजूद सभी मुस्कुरा रहे थे, बस विक्रांत शांत था। राही अनमोल के आती है। अनमोल अपना हाथ बढ़ाकर उसके फुले गाल को छूती है। अनमोल पूछती है, कैसी हो गुड़िया? राही अपनी छोटी जुबान से कहती है, अच्छी। उसके जवाब को सुनकर अनमोल के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो कहती है, वाह, आप तो अब जवाब भी देने लगे हो। अपर्णा राही को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ शब्द बोल लेती हैं, धीरे धीरे सीख रही हैं। अनमोल कहती है, धीरे धीरे कब बड़ी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। अपर्णा हल्का हंसते हुए सिर हिलाती है। कुछ देर तक वहां शांति पसरती है, बस राही पर ही सबका ध्यान था। काफी वक्त अपर्णा कहती है, मुझे लगा था इस साल तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, लेकिन अब तो पॉसिबल नहीं है। इतना बोलते ही अपर्णा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। वही अनमोल के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो अब 6 महीने तक कोई बेबी प्लान नहीं सकती थी। अपर्णा अगले ही पल मुस्कुराते हुए कहती है, पर कोई बात नहीं, अगले साल बेबी जरूर होगा। अनमोल ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है। कुछ सोचकर अनमोल कहती है, तो आप दोनों ने एक ही बेबी का सोचा है या फिर और प्लान कर रहे हैं? अपर्णा विक्रम को देखती है। विक्रम राही के आगे पीछे घूम रहा था। अपर्णा मुंह बनाकर कहती है, अब तो टाइम ही नहीं मिलता तुम्हारे जीजू को। ऑफिस के काम में बिजी रहता है और घर में रहता है तो राही के साथ बिजी हो जाता है। मुझे लगता है बच्चे होने के बाद पति पत्नी का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। अनमोल सीरियस हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे विक्रम और अपर्णा के बीच अब पहले जैसा कुछ नहीं है। अनमोल पूछती है, आप दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं है ना? अपर्णा अनमोल को अजीब नजरों से देखती है, फिर कहती है, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। बस मैं ये बोल रही हूँ कि विक्रम अब मुझे टाइम नहीं देता, हर वक्त राही को टाइम देता है। इतना बोलते ही उसका मुंह बन जाता है। अपर्णा कहती है,
मुझे भी तो थोड़ा टाइम दे सकता है न मुझे पहले जैसे घुमाने ले जाता है और न ही पहले जैसा प्यार करता है। हर बार बस कहीं भी हम जाए तो राही पर ध्यान देता है, मुझे तो देखता तक नहीं। अब वो मेरा नहीं रहा, राही का बन गया। अनमोल कहती हैं, आपका सेल्फिश मोड ऑन हो गया। अपर्णा मुंह बनाकर कहती हैं, हाँ तो मैं सेल्फिश हूँ तो हूँ, मुझे कसम से अपनी बेटी से बहुत जलौसी होती है। अनमोल अपर्णा को अजीब निगाहों से देखते हुए कहती हैं, हद है। विक्रम राही को गोद में लेकर आता है, फिर अपर्णा से कहता है, चलो चलते हैं, मुझे एक बिजनेस पार्टी अटेंड करनी है। अपर्णा अजीब सा मुंह बनाकर अनमोल को देखती है, जैसे इशारा कर रही हो कि देखो। अनमोल को हल्की हंसी आ जाती है। वो विक्रम को देखकर कहती हैं, जीजू आपकी शिकायत आ रही है कि अब आप दी से प्यार नहीं करते। विक्रम की नज़र अपर्णा पर जाती है। अपर्णा अजीब सा मुंह बनाकर मुंह फेर लेती है। विक्रम कहता है, आज सुबह मैं जल्दबाजी में माथे पर किस करना भूल गया, इसलिए सुबह से नाराज बैठी हैं और ऐसी शिकायतें कर रही हैं। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इसने तुम्हारे माँ पापा उसके सारे दोस्तों को कॉल करके यही कहानी सुनाया है। इतना बोलकर विक्रम अपर्णा को देखकर कहता है, और कितनों से मुझे डांट पड़वाने का इरादा है। अनमोल हैरानी से अपर्णा को देखती है, फिर कहती है, बस एक किस की खातिर इतनी शिकायत। अपर्णा कहती है, हाँ तो लोग कोई चीज़ भूलते कब हैं जब उनको इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। अब तुम्हारे जीजू को मुझ पर इंटरेस्ट नहीं रहा। विक्रम एकदम से कहता है, अब बस भी करो, आइंदा से नहीं भूलूंगा। चलो अब। अपर्णा शिकायतें करते हुए ही उठती है और शिकायत करते करते ही वो तीनों निकल जाते हैं। अनमोल उनको देखकर हंसती रहती है। अब कमरा पूरा सन्नाटा हो चुका था। अनमोल विक्रांत को देखती है, विक्रांत उसे ही देख रहा था। वो उठकर अनमोल के पास जाकर बैठ जाता है और अचानक से ही उसे किस करने लगता है। अनमोल विक्रांत के कंधे पर हाथ रखकर उसे किस में साथ देने लगती है। काफी देर तक वो अनमोल को किस करता रहता है। वो जैसे ही उसके होठों को छोड़ता है, अनमोल सांसें लेने लगती है। वो धीरे से नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखती है। विक्रांत अनमोल के होठों को सहलाते हुए कहता है, तभी से सिगरेट पीने की तलब हो रही थी। अनमोल उसे एकटक देखने लगती है। विक्रांत लगातार उसके होठ को सहलाते हुए ही कहता है, पर अब तलब मिट गई। जैसे ही अनमोल ये सुनती है, उसके चेहरे पर एक सुकून झलकती है। अनमोल विक्रांत को गले लगा लेती है। अनमोल विक्रांत के सीने से लगी हुई थी। विक्रांत ने अनमोल के हाथ को पकड़ा हुआ था। वो उसके उंगलियों के साथ खेल रहा था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अनमोल धीरे से कहती है, मैंने एक नॉवेल पढ़ी थी, वो मेरी फेवरेट नॉवेल है। मैं जितनी बार भी पढ़ूं, मैं बोर नहीं होती। उस कहानी में भी उनका रिश्ता मजबूरी का होता है, जैसे हमारी हुई थी। विक्रांत कहता है, तुमने मजबूरी में की होगी, मेरी तो कोई मजबूरी नहीं थी। अनमोल सिर उठाकर उसे देखती है, फिर कहती है, हाँ पर मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे हो, वरना मैं भी मजबूरी में नहीं करती, खुशी खुशी करती। विक्रांत अनमोल के गाल को हल्का सा खींचता है और नाक पर किस करता है। अनमोल विक्रांत के आंखों में देखते हुए कहती हैं, कभी कभी दिमाग में ख्याल आता है, अगर आप मेरे न होते तो किसके होते? कौन वो खुशनसीब लड़की होती जिससे आप इस तरीके से प्यार करते, उसे बाहों में भरते, उसे किस करते। अनमोल बोलते बोलते एकदम से रुक जाती है। उसे जैसे ही ख्याल आता है कि विक्रांत किसी और कोई किस करता, तो वह मुंह बनाकर कहती है, आप उसे किस करते और जो जो मेरे साथ करते हैं वो सब उसके साथ करते। विक्रांत कहता है, हाँ। अनमोल का बुरा सा मुंह बन जाता है। विक्रांत उसके मुंह को पकड़कर कहता है, अपने दिमाग के ख्याल से बाहर निकलो और असली दुनिया में आकर देखो। मैं तुम्हारा हूँ और जो भी करूँगा सब तुम्हारे साथ ही करूँगा। अनमोल विक्रांत को देखती है, एकदम से उसका चेहरा खिल जाता है। पर अचानक ही वो कुछ सोचते हुए कहती हैं, अगर हमने दोबारा जन्म ले लिया और आपकी शादी किसी और से हो गई, तो आप उससे प्यार करोगे, उसके साथ सब कुछ करोगे? विक्रांत अनमोल को अजीब नजरों से घूरता है। अनमोल कहती है, बोलिए न। विक्रांत उसे घूरते हुए कहता है, तुमने फिर से ओवरथिंकिंग शुरू कर दी। अनमोल मुंह बनाती है। विक्रांत उसके गाल के सॉफ्ट चमड़े को अपने दांतों से दबाता है। वो ज्यादा जोर से दबा नहीं रहा था। अनमोल दूर होकर अपने गाल को सहलाने लगती है और उसे घूरते हुए कहती है, मत कीजिए न, दर्द होता है। विक्रांत झुककर उसके हाथ को किस करता है। अनमोल हाथ हटाती है। विक्रांत फिर से उसके गाल पर हल्का बाइट करता है। अनमोल तुरंत हाथ रखकर उसे घूरती है। विक्रांत फिर से उसके हाथ पर किस करता है। वो बार बार किस करता जा रहा था। अनमोल ये सोचकर हाथ हटाती है कि विक्रांत उसके गाल को किस करेगा, पर जैसे ही वो हाथ हटाती है, वो उसके गाल को काटता है। अनमोल एकदम से हल्का सा चिल्लाती है, आह मत कीजिए न, दर्द हो रहा है। अनमोल अब फिर से अपने गाल पर हाथ रख लेती है। विक्रांत कहता है, ठीक है अब नहीं करूंगा, अब किस करूंगा, हाथ हटाओ। अनमोल धीरे हाथ हटाती है। विक्रांत झुकता है और अचानक ही उसे काट लेता है। अनमोल एकदम जोर से चिल्लाती है, आह। वो विक्रांत के थाई पर मुक्का मारती है। विक्रांत हंसने लगता है। अनमोल अब उसके सीने से लगकर कहती है, ऐसा लग रहा है हम हॉस्पिटल में नहीं किसी गार्डन में हैं।
विक्रांत अनमोल के सिर पर किस करता है और उसे समेटकर अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेता है। वहीं दूसरी ओर विजय की कार जाकर सीधा फार्म हाउस में रुकती है। वो कार से उतरकर दूसरी ओर जाता है और कार का दरवाजा खोलता है। परिधि उसे देखती है। अब भी उसे विजय की जिंदगी में कदम रखने से घबराहट हो रही थी। विजय उसे बैठा हुआ देखकर कहता है, तुम उतरोगी या फिर मैं तुम्हें उतारूं? परिधि हिचकिचाते हुए कहती है, विजय मैं। वो इससे आगे कुछ कहती उससे पहले वो जल्दी से सीट बेल्ट निकालता है और उसे गोद में उठाकर अंदर ले चलता है। परिधि कुछ बोल नहीं पाती। विजय उसे घर के अंदर ले जाता है। हॉल के सोफे पर इस वक्त चारू और उसकी माँ बैठी हुई थी। वो दोनों जैसे ही परिधि को देखती है तो खड़ी हो जाती है। विजय उसे हॉल पर उतारता है। परिधि उन दोनों से नजरें नहीं मिला पाती। वो नजरें झुका लेती है। चारू उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर कहती है, भाभी ये आपने सफेद साड़ी क्यों पहनी है? विजय एकदम से कहता है, स्कूल में कुछ फंक्शन था, उन्होंने सफेद कपड़ा पहनने को कहा था। परिधि तुरंत विजय को देखती है। विजय उसे देखकर अपनी पलकें झपकाता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी को भी ये पता चले कि अभी परिधि क्या है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई उसे जज करे। चारू की माँ उससे पूछती है, कैसे हो बेटा? परिधि धीरे से जवाब देती है, मैं ठीक हूँ आंटी। चारू की माँ कहती है, आप बैठो। परिधि विजय को देखती है और बहुत धीरे से कहती है, मेरे माँ पापा स्टेशन पर मेरी राह देख रहे होंगे। विजय उसके गाल को हल्का सा छूकर कहता है, तुम बैठो, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। विजय चला जाता है। परिधि कुछ पल विजय को देखती रहती है, फिर चारू और उसकी माँ के साथ बैठ जाती है। दिन गुजर जाते हैं। आखिरकार वो दिन आता है जब विक्रांत और अनमोल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। जयश्री उन दोनों का स्वागत बहुत अच्छे से करती हैं। दोनों अंदर जाते हैं, हॉल में बैठते हैं। जयश्री जल्दी से उनके लिए पानी लेकर आती है। दोनों पानी लेते हैं। विक्रांत पानी पीता है, फिर जयश्री को देखता है। जयश्री भी उसे देख रही थी। वो अपनी आंखें मटकाती है। विक्रांत कहता है, ये पानी गर्म क्यों है? जयश्री कहती है, डॉक्टर ने कहा है पानी गुनगुना करके ही आप दोनों को पीना है, खासकर आपको। अब कुछ भी उल्टा सीधा खाना नहीं खाना है, समझ आया? आपको प्रॉपर डाइट करनी है, स्वस्थ खाना खाना है और टाइम से दवाएं लेनी है। विक्रांत पानी को टेबल में रखकर कहता है, गर्मी में गर्म पानी कौन पीता है? मुझे ठंडा पानी चाहिए, वो भी बर्फ डालकर ले आए। जयश्री उसे घूरते हुए कहती है, नहीं मिलेगा। शेरखान जयश्री को देखकर कहता है, दिलरुबा दे दो, डॉक्टर ने ठंडा पानी पीने से मना नहीं किया है। जयश्री शेरखान को देखती है। विक्रांत कहता है, वाह, आज तो आपके पति ने आपकी साइड नहीं ली, लगता है उन्हें आपसे ज्यादा मुझसे प्यार हो गया। जयश्री शेरखान को देखते हुए अजीब अजीब मुंह बनाती है, फिर गिलास लेकर चली जाती है। वो ठंडा पानी लेकर आती है। विक्रांत ठंडा पानी लेकर पीता है। अनमोल कुछ सोचकर जयश्री को देखती है और कहती है, माँ बैठिए ना, मुझे कुछ बात करनी है। जयश्री जाकर सोफे पर बैठती है और कहती है, हाँ कहिए। अनमोल कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, जैसे वो कहने से डर रही हो। सब उसे ही देख रहे थे। अनमोल नर्वस थी। वो धीरे से कहती है, माँ अब तो अप्पू दी का बर्ताव ठीक हो गया है, तो मैं सोच रही थी क्यों न हम उन्हें यहाँ बुला ले। इतना बोलते ही धीरे से सिर उठाकर जयश्री को देखती है। जयश्री सीरियस हो चुकी थी। कुछ पल बाद वो कहती है, बिल्कुल नहीं। दूसरा मौका देना मतलब अपनी जिंदगी जोखिम में डालना। अनमोल शायद आप भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं कि उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। अनमोल समझते हुए कहती है, लेकिन माँ। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले जयश्री सख्ती से कहती है, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी अनमोल, मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। जयश्री उठकर सीधा वहां से कमरे की ओर बढ़ जाती है। अनमोल उसे जाता हुआ देखती रहती है। सिर्फ अनमोल ही नहीं, सभी लोग जयश्री को देखते रहते हैं। अनमोल उदास हो जाती है। शेरखान अनमोल देखकर कहता है, हमने हर किसी को दूसरा मौका दिया है और हमें नुकसान ही हुआ है, इसलिए ये भूल जाओ। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने बेटे और अपनी बेटी की जिंदगी को खत्म करने वाले लोगों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शेरखान भी अब कमरे की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि जयश्री ऊपर रो रही होगी। वो जब भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती तो उसे रोना आ ही जाता था। अनमोल अब विक्रांत को देखती है। विक्रांत उसके हाथ को पकड़कर कहता है, ऐसा तो है नहीं कि वो बिना घर दुआर के हैं। उनके पास रहने के लिए घर है और वो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, फिर क्यों बुलाना है उन्हें यहाँ? अनमोल धीरे से कहती है, मैं तो बस बिछड़े परिवार को एक करना चाहती थी। अचानक ही शकुंतला कहती है, आपकी सोच अच्छी है अनमोल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें लाना चाहिए। क्या पता फिर से ऐसा कुछ हो जाए, हम रिस्क नहीं ले सकते। अनमोल अब कुछ नहीं कहती। उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। शकुंतला भी वहां से चली जाती है। अब हॉल पर बस विक्रांत और अनमोल थे। अनमोल विक्रांत को देखकर उदासी से कहती है, मैंने सबका मूड खराब कर दिया। विक्रांत कहता है, मूड खराब जरूर किया है, उसके साथ ही तुमने मेरे पापा को वो सब करने का मौका दे दिया। अनमोल कंफ्यूज्ड होकर कहती है, क्या मतलब? विक्रांत अनमोल के हाथ को पकड़कर कहता है,
चलो मैं मतलब बताता हूँ। विक्रांत अनमोल को शेर खान के कमरे के पास लेकर जाता है और उसके कान को सटाने के लिए कहता है। अनमोल को लगा शायद कोई बात होगी। अनमोल दरवाजे से कान सटाती है, अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत दरवाजे से दूर हो जाती है और विक्रांत को बहुत बुरी तरीके से घूरती है। वो जल्दी से वहां से जाती है। विक्रांत उसके पीछे जाता है। अनमोल कहती है, आप कितने गंदे इंसान हो। विक्रांत कहता है, मैंने क्या किया। अनमोल मुड़कर विक्रांत को घूरकर देखती है, फिर कहती है, मैं ना आपकी कभी कोई बात नहीं सुनूंगी। आप एक नंबर के बेशर्म बेहया इंसान हो। छी, गंदे इंसान। अनमोल सीधा कमरे की ओर जाती है। विक्रांत भी उसके पीछे पीछे जाता है। अनमोल जैसे ही कमरे में जाती है वो देखती है कमरे का नक्शा बदल गया था। विक्रांत कमरे को अजीब नजरों से देखता है। वहां विक्रांत ने जो शराब की बोतल की अलमारी रखी थी वो गायब हो चुकी थी। कमरे में कहीं भी नशे का कोई नामो निशान नहीं था। वहां विक्रांत के नशे करने वाले फोटोज भी थे, पर वो भी अब नहीं रहे। अब उस कमरे में अनमोल और विक्रांत के प्यार करने वाले फोटोज थे। अनमोल मुस्कुराते हुए कहती है, जरूर ये माँ ने करवाया है। विक्रांत अजीब सा मुंह बनाता है और वॉशरूम चला जाता है। विक्रांत अपना चेहरा धोता है। वो टॉवल से चेहरा पोंछता है, तभी उसकी नज़र एक साइड में पड़े सिगरेट पर जाती है। सिगरेट को देखते हैं उसकी जैसे तलब जाग जाती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, फिर जल्दी से उसे उठाकर अपने पॉकेट में डालता है। विक्रांत अपने हाथ को दोबारा धोता है, फिर वॉशरूम से निकल जाता है। अनमोल भी फ्रेश होती है। कुछ देर बाद सब डिनर करते हैं और सो जाते हैं। रात के करीब 1:30 बजे विक्रांत अचानक ही अपनी आंखें खोलता है। वो अनमोल को देखता है जो गहरी नींद में सोई हुई थी। विक्रांत एक नज़र टाइम देखता है, फिर अनमोल के सिर को धीरे से हटाता है और लाइटर उठाकर सीधे बालकनी में चला जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।